हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड आफ्टरनून। प्यारे दोस्तों, आप सभी कैसे हैं? एक बार फटाफट से कमेंट करके बताएं और उम्मीद करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बेहतर तरीके से अपने प्रिपरेशन को आगे की तरफ बढ़ा रहे होंगे। दोस्तों, जैसा आप सभी को पता होना चाहिए कि बिहार में प्रधान शिक्षक भर्ती यानी वैकेंसी आई हुई है और इसके लिए हम लोग कहीं ना कहीं टीचिंग एप्टीट्यूड की क्लास बेहतर तरीके से शुरू कर चुके हैं, जिसकी टाइमिंग है डेली बेसिस पे, यानी हर रोज दोपहर 2 बजे। ठीक है, तो कोशिश करना है हर रोज के तरीके से आज क्वेश्चन का आंसर करने का। ठीक है, एक बार ट्राई करिए कि क्वेश्चन को आंसर करें और देन उसके बाद उसके हर एक पॉइंट, हर एक चीजों को क्लियर करते आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलिए, तो तैयार हैं सभी लोग? एक बार जरा फटाफट से कमेंट करके बता दें। चलिए, गुड। तो अगर आपने अड्डा 24/7 का ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐप का लिंक है, जिस पर क्लिक करके ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, जिसमें तमाम प्रकार की फैसिलिटी जैसे प्रीमियम स्टडी मटेरियल, करंट अफेयर्स, जॉब अलर्ट, डेली क्विज, इसके अलावा अन्य बहुत सारी सुविधाओं का आप फायदा उठा सकते हैं। साथ ही साथ प्यारे दोस्तों, अगर आपने बिहार अड्डा 24/7 चैनल को सब्सक्राइब अगर नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, जिससे हर एक इंपॉर्टेंट क्लास की नोटिफिकेशन आपको मिलती है और कोई भी क्लास आपसे मिस नहीं होने पाती है। ठीक है, तो सीधे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ। पहला क्वेश्चन लिखा गया कि महात्मा गांधी की हिंद स्वराज अनिवार्य रूप से है ना? महात्मा गांधी की जो हिंद स्वराज है वह अनिवार्य रूप से है किसके लिए? पश्चिम आधुनिकता की समीक्षा के लिए, या फिर उनके दर्शन सत्याग्रह की रूपरेखा है, या फिर भारतीयों को अंग्रेजों से मुक्त करने के लिए एक आह्वान है, या फिर ग्राम स्वराज का एक खाका है? चलिए फटाफट से बताइए। है ना? तो देखिए, सिंपल सी बात है, ये जो पश्चिमी आधुनिकता है यानी जो पश्चिमी सभ्यता है उसके लिए कहीं ना कहीं, उसकी समीक्षा के लिए कहीं ना कहीं महात्मा गांधी का हिंद स्वराज अनिवार्य रूप से है। इस चीज को ध्यान रखिएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आप कहोगे सर पहला बिल्कुल क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, पश्चिमी आधुनिकता की समीक्षा के लिए, है ना? दर्शन सत्याग्रह के लिए आपके हिंद स्वराज अनिवार्य रूप से नहीं है, भारतीयों को अंग्रेजियों से मुक्त करने के लिए नहीं है, और इसके अलावा बात करें तो ग्राम स्वराज का एक खाका के लिए भी नहीं है। इस चीज को ध्यान रखिएगा। ठीक है, देखिए, हिंद स्वराज की अगर हम बात करें तो ये 1999, है ना? हिंद स्वराज की अगर बात करें तो 1909 में महात्मा गांधी के द्वारा लिखित एक पुस्तक है। ठीक है, कब लिखी गई थी हिंद स्वराज? आप कहोगे सर 1909 में। ठीक है, इसके अलावा बात करें तो पश्चिमी आधुनिकता की क्या करती है? आलोचना है ना? किसकी है? पश्चिमी आधुनिकता की। इसमें किसकी क्या है? आलोचना है। इस चीज को ध्यान रखिएगा। महात्मा गांधी ने गांधीवादी विचारधारा को अपनाया और विकसित किया, जो धार्मिक और सामाजिक विचारों का क्या है? समूह है। हिंद स्वराज को इंडियन होम्स रूल के रूप में भी जाना जाता है। इस चीज को ध्यान रखिएगा। तो आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि इंडियन होम्स रूल, है ना, किसको कहते हैं? तो आप कहोगे सर हिंद स्वराज जो है उसको इंडियन होम्स रूल्स के नाम से भी हम लोग क्या करते हैं? जानते हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें, हाँ, इसके अलावा बात करें तो गांधी जी का हिंद स्वराज पाठक और संपादक के बीच का संवाद है। सत्य, सर्वोदय, अहिंसा और सत्याग्रह और उनका महत्व गांधीवादी दर्शन का गठन करते हैं। ठीक है, स्टीसिप एक सामाजिक आर्थिक दर्शन है जिसमें गांधी जी द्वारा प्रतिपादन किया गया था। गांधी जी ने अहिंसा कार्रवाई के अपने तरीके को सत्याग्रह कहा है। इस चीज को ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया था वो एक्चुअली उसका आंसर क्या है? आप कहोगे सर पश्चिमी आधुनिकता की आलोचना। ठीक है, जिसका भी आंसर ऑप्शन फर्स्ट था, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है यहाँ पर कि शीर्षक दिवा स्वप्न नाम की पुस्तक जो है यह किसके द्वारा लिखी गई है? दिवा स्वप्न किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक है? ये पूछा गया। फटाफट से इसका आंसर बताइए। दिवा स्वप्न किसके द्वारा लिखी गई है? लिखा गया शीर्षक दिवा स्वप्न पुस्तक, नाम से पुस्तक जो है वो किसके द्वारा लिखी गई है, ये पूछा गया है। तो ध्यान रखिएगा, दिवा स्वप्न को लिखने का काम जो किया था, किसने किया था भाई? आपको होगी सर गिजुभाई बधेका ने। किसने? गिजुभाई बधेका ने। ये बच्चों और चिड़ियों के ऊपर भी कहानी लिखा करते थे। इस चीज को ध्यान रखिएगा, गिजुभाई बधेका। तो इनके द्वारा लिखित कौन सी पुस्तक है? आपको होगी सर दिवा स्वप्न। ठीक है, तो काका कालेलकर नहीं है, तारा बेन नहीं है, और किशोरी लाल मशरूम वाला भी नहीं है। इस चीज को ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो पूछा जा सकता है, क्वेश्चन पूछा भी गया कई बार एग्जाम में, दिवा स्वप्न के लेखक कौन है? आप कहोगे सर गिजुभाई
बडेका हैं, इस चीज को ध्यान रखिएगा, ठीक है। कहाँ के निवासी थे? गुजरात के। देखिए यहाँ पे स्वप्न पुस्तक जो है, दिवा स्वप्न जो है, इसको गुजरात के प्रसिद्ध शिक्षाविद जिसका नाम क्या है, गिजुभाई बडेका है, इन्होंने ही क्या किया था 1932 1932 में क्या किया था, लिखा था। कब लिखा था? 1932 में लिखा था। इस चीज को ध्यान रखिएगा। ये क्वेश्चन आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि गिजुभाई बडेका द्वारा लिखित पुस्तक दिवा स्वप्न कब लिखी गई थी? तो आंसर क्या हो जाएगा? 1932 हो जाएगा। यह पुस्तक पहले गुजरात में प्रकाशित हुई थी और बाद में विभिन्न भाषाओं में अनुवादित हुई। पुस्तक शिक्षा की रूढ़िवादी संस्कृति को अस्वीकृत करने के बारे में, क्योंकि गिजुभाई बडेका ने हमेशा नवीन शिक्षण दृष्टिकोण का उपयोग करने पर जोर दिया। इनमें शामिल क्या क्या है? तो ध्यान रखिएगा, कहानी शामिल है, इसमें क्रीड़ा और खेल शामिल है, गतिविधि आधारित शिक्षा शामिल है, बाल केंद्रित शिक्षण शामिल है और मानवतावादी समग्र दृष्टिकोण क्या है इनके इसमें शामिल है। इस चीज को ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो गिजुभाई बडेका द्वारा लिखी गई पुस्तक, इनकी बहुत सारे पुस्तकें लिखी गई हैं इनके द्वारा, लेकिन जो आपके एजुकेशन शिक्षा मनोविज्ञान जो है उससे रिलेटेड अगर क्वेश्चन पूछा जाता है या टीचिंग एप्टीट्यूड से क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपके दिवा स्वप्न से क्वेश्चन के बारे में कई बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन चुके हैं। इस चीज को ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि शिक्षा में मेरा अभिप्राय बच्चे और बड़ों के शरीर, मन और आत्मा के सर्वोन्मुखी विकास से है। शिक्षा की यह परिभाषा किसने दी थी? ये पूछा गया, ठीक है। यानी कि शिक्षा की यह परिभाषा किस पर्सन ने दिया था? कौन सी परिभाषा? शिक्षा में मेरा अभिप्राय यह है कि बच्चे और बड़ों के शरीर, मन और आत्मा के सर्वोन्मुखी विकास से है। इस चीज को ध्यान रखिएगा, मतलब उनका शरीर विकास करे, उनकी आत्मा विकास करे, उनका मन विकास करे, है ना। ये स्टेटमेंट किसका है ये पूछा गया है, तो ध्यान रखिएगा स्टेटमेंट को देने का काम किया था आपके महात्मा गांधी जी ने। किसने भाई? महात्मा गांधी जी ने, जिसका भी आंसर ऑप्शन सेकेंड आया है, महात्मा गांधी आया है, उसका आंसर बिल्कुल क्या है? सही है, ठीक है। हाँ जी, बहुत बढ़िया, गुड। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है यहाँ पे? भारत में बुनियादी शिक्षा किसके द्वारा शुरू की गई थी? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, ये फटाफट से बताइए। भारत में बुनियादी शिक्षा किसने शुरू किया था? फटाफट से बताइए। श्री अरविंद ने किया था, या फिर रविन्द्रनाथ टैगोर ने किया था, या फिर स्वामी विवेकानंद जी ने किया था, या फिर गांधी जी ने किया था? किसने किया था, है ना, भारत में बुनियादी शिक्षा की शुरुआत? जल्दी करिए, फास्ट। बुनियादी शिक्षा की बात की गई है ना, भारत में बुनियादी शिक्षा किसके द्वारा शुरू की गई थी? तो ध्यान रखिएगा, बुनियादी शिक्षा जो है आपके गांधी जी के द्वारा शुरू की गई थी। इस चीज को ध्यान रखिएगा, किसके द्वारा भाई? गांधी जी के द्वारा शुरू की गई थी। अरविंद नहीं है, रविन्द्रनाथ टैगोर नहीं है, स्वामी विवेकानंद नहीं है, बल्कि कौन है? आपको होगी सर गांधी जी। तो जिसका भी आंसर ऑप्शन डी आया है, चौथा आया है, उसका आंसर बिल्कुल क्या है? सही। देखिए यहाँ पे बुनियादी शिक्षा के जनक की अगर हम बात करें तो कौन है? आपको होगे सर महात्मा गांधी। कौन है भैया? बुनियादी शिक्षा के जनक कौन है? आपको होगे सर महात्मा गांधी। बुनियादी शिक्षा के संस्थापक राष्ट्रपिता महात्मा गांधी हैं, इस चीज को ध्यान रखिएगा। और इसके अलावा बात करें तो महात्मा गांधी ने वर्ष 1946 में अपने आश्रम में बुनियादी शिक्षा की क्या किया था? शुरुआत किया था, है ना। कब किया था? 1946 में बुनियादी शिक्षा का आरंभ किया था। बुनियादी शिक्षा एक ऐसा सिद्धांत है जो बताता है ज्ञान और काम अलग अलग नहीं है, यानी जो ज्ञान है और जो काम है ये दोनों क्या हैं? एक ही हैं। इस चीज को ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो जिसका भी आंसर महात्मा गांधी आया था उसका आंसर बिल्कुल क्या है? सही है। हर एक क्वेश्चन का साथ ही साथ हम एक्सप्लेनेशन भी देते जा रहे हैं ताकि इससे रिलेटेड पॉइंट्स भी आपको चीजें बिल्कुल क्लियर होती चलें, उसमें आपको किसी भी प्रकार का कोई कंफ्यूजन ना होने पाए। इस चीज को ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि महात्मा गांधी ने किस वर्ष में अपने आश्रम में बुनियादी शिक्षा की शुरुआत की थी? यानी वो ईयर पूछा गया। अभी जस्ट इसके बारे में मैंने आपसे डिस्कस ही किया था। चलिए फटाफट से इसका आंसर बताइए। महात्मा गांधी ने किस वर्ष में अपने आश्रम में बुनियादी शिक्षा की शुरुआत की थी? अभी जस्ट इसी के बारे में हमने डिस्कस किया था 1946 में। कब महात्मा गांधी ने किस वर्ष में अपने आश्रम में बुनियादी शिक्षा की शुरुआत की थी भाई? तो आपका सीधा आंसर क्या हो जाएगा? 1946 होगा। जिसका भी आंसर ऑप्शन फर्स्ट आया है, पहला आया है, उसका आंसर बिल्कुल क्या है? सही है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है यहां पर कि निम्नलिखित में से कौन महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे? फिरोज शाह मेहता थे, या गोपाल कृष्ण गोखले थे, या फिर अरबिंदो घोष थे, या फिर इनमें से कोई नहीं? फटाफट से बताइए।
महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? ये क्वेश्चन आपके अनगिनत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, अलग अलग एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है। ठीक है, जल्दी करिए, रिप्लाई करते रहिए, क्वेश्चन का आंसर देते रहिए। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे? फिरोज शाह मेहता थे, हाँ फिरोज शाह मेहता थे, या फिर गोपाल कृष्ण गोखले थे, या फिर अरबिंदो घोष थे, या फिर इनमें से कोई नहीं। किसकी बात की गई भाई? महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु की बात की गई है। तो ध्यान रखिएगा, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु आपके कौन थे? आप कहोगे सर गोपाल कृष्ण गोखले थे। कौन थे भैया? गोपाल कृष्ण गोखले, जो आपके महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। ठीक है, देखिए गोपाल कृष्ण गोखले की अगर हम बात करें तो महात्मा गांधी के ये क्या थे भाई? आप कहोगे सर राजनीतिक गुरु थे। ये तो बात समझ में आ गई। वह एक भारतीय उदारवादी राजनीतिक नेता थे, इस चीज को ध्यान रखिएगा, है ना। क्या थे? आप कहोगे सर वे भारतीय उदारवादी राजनीतिक नेता थे और एक समाज सुधारक भी थे। ठीक है, क्या थे? आप कहोगे सर समाज सुधारक थे। ठीक है, गोपाल कृष्ण गोखले की अगर हम बात करें तो गोखले जो थे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भी थे, है ना। क्या थे? आप कहोगे सर ये वरिष्ठ नेता थे। वे सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक भी थे। किसके? सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के ये संस्थापक भी थे। 1907 यानी 1907 के सूरत विभाजन के बाद यह उदारवादी वर्ग के नेता थे, इस चीज को ध्यान रखिएगा। गोखले अपने प्रासंगिक वर्षों में गांधी के गुरु थे, इस चीज को ध्यान रखेंगे। तो आपके गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? आप कहोगे सर महात्मा गांधी। और इसके अलावा बात करें तो 1907 में सूरत विभाजन के बाद उन्होंने उदारवादी वर्ग के नेता बने। फिर उसके बाद अगर बात करें तो सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक भी हैं। गोखले कांग्रेस के क्या थे? वरिष्ठ नेता थे। और समाज सुधारक, इसके अलावा बात करें तो भारतीय उदारवादी राजनीतिक नेता भी थे, इस चीज को ध्यान रखिएगा। ठीक है, हाँ जी बिल्कुल। चलिए अगला वो क्वेश्चन कह रहा है कि साहित्य, संगीत और कला सभी एक एकीकृत कुल व्यक्तित्व बनाने के लिए एक छात्र के विकास और फूल के लिए आवश्यक है ना। किसने कहा था? ये पूछा गया। यह सेंटेंस किसने कहा था? ये पूछा गया है। बहुत बढ़िया, गुड। क्वेश्चन का क्या क्या जरूरत है? कोर्स देखिए, देखा कि साहित्य, संगीत और कला सभी एक एकीकृत कुल व्यक्तित्व बनाने के लिए एक छात्र के विकास और फूल के लिए आवश्यक है। यह किसने कहा था? यह पूछा गया है। तो ध्यान रखिएगा, इसको कहने का काम किसने किया था? आप कहोगे सर मारिया मंटेसरी नहीं थे, महात्मा गांधी भी नहीं थे, बल्कि कौन थे? आप कहोगे सर रविंद्रनाथ टैगोर। कौन थे भैया? रविंद्रनाथ टैगोर, यानी कि सी आंसर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। रविंद्रनाथ टैगोर का कहना था ये, इस चीज को ध्यान रखिएगा। ठीक है, पूछा गया रविंद्रनाथ टैगोर का जन्म कब हुआ था? फटाफट से बताइए, रविंद्रनाथ टैगोर का जन्म कब हुआ था? 1871 में, या 1872 में, या फिर 61 में, या फिर 81 में? रविंद्रनाथ टैगोर का जन्म कब हुआ था? बहुत बढ़िया, गुड। कुछ लोग हैं जो लगातार क्वेश्चन का आंसर कर रहे हैं और ये चीजें सबसे इफेक्टिव होती हैं। क्वेश्चन गलत भी होता है तब भी वो आपको सीखने के लिए कहीं ना कहीं मजबूर करती हैं, इस चीज को ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो रविंद्रनाथ टैगोर का जन्म पूछा गया है, कब हुआ था? तो ध्यान रखिएगा, रविंद्रनाथ टैगोर का जन्म 1861 1861 में, है ना। 1861 में आपके रविंद्रनाथ टैगोर का क्या हुआ था? जन्म हुआ था। कब हुआ था भाई? आपको हो गया सर 1861 में, 1861 में आपके रविंद्रनाथ टैगोर का जन्म हुआ था। अगला बोला गया है रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार कब मिला था? रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार जो है वो कब मिला था, ये पूछा गया है। और साथ ही साथ ये भी अगर बता सकते हैं तो बता दीजिए किस फील्ड में मिला था, मतलब। ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार कौन से वर्ष मिला था, ये पूछा गया। 1911 में, 1912 में, 1913 में, 1915 में? चलिए बहुत बढ़िया,
सुबानी जी, रविन्द्रनाथ टैगोर को देखिए नोबेल पुरस्कार कब मिला था? 1913, 1913 में रविन्द्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार मिला था। इस चीज को ध्यान रखिएगा। तीसरा आंसर आपका बिल्कुल क्या है? सही है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है यहां पर कि रविन्द्रनाथ टैगोर को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था? वो क्षेत्र कौन सा है? भौतिकी था, रसायन था, साहित्य था, या फिर अर्थशास्त्र था? किस क्षेत्र में रविन्द्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार मिला था? संगीत के फील्ड में? नहीं 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 नहीं, संगीत में नहीं भाई। संगीत में कौन सा नोबेल पुरस्कार मिलता है? संगीत में भी नोबेल पुरस्कार मिलता है क्या? क्या लिखा गया है? रविन्द्रनाथ टैगोर को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था, यानी वो क्षेत्र पूछा गया है। ध्यान रखिएगा, रविन्द्रनाथ टैगोर को आपका साहित्य में, किसमें? साहित्य में नोबेल पुरस्कार मिला था। इस चीज को ध्यान रखिएगा। भौतिकी नहीं है, रसायन नहीं है, अर्थशास्त्र नहीं है, बल्कि किसमें मिला था? साहित्य में। ठीक है, किसमें मिला था? साहित्य में मिला था। इस चीज को ध्यान रखिएगा। हाँ बिल्कुल, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है यहां पे, एक मिनट, ठीक है। अगला क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है, थोड़ा सा पढ़िए आराम से, उसके बाद इसका आंसर दीजिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है गौर से देखिए। क्वेश्चन कह रहा है गांधी जी के ग्राम सर्वोदय के विचार में निहित है कि एक आदर्श गांव को कुछ शर्तों को पूरा करना चाहिए, इसमें से कौन उन स्थितियों में से नहीं है? मतलब इनका कहना है कि जो ग्राम सर्वोदय के विचार में निहित है कि एक आदर्श गांव को कुछ शर्तों को पूरा करना चाहिए, इसमें से कौन उस स्थिति में नहीं? ये पूछा गया। बोला गया कि पहला, जाति व्यवस्था को समाप्त किया जाना चाहिए, ये आपका बिल्कुल उसमें से शामिल हो, उपस्थित है। अगला बोला गया बंधुत्व की भावना विकसित करने के लिए पूजा स्थलों को एक दूसरे के पास बनाए जाने चाहिए, तो ये भी आपका ये शामिल नहीं है। ध्यान रखिएगा, बंधुत्व को विकसित करने के लिए ना उन्होंने पूजा स्थल को एक साथ बनाने की बात नहीं की थी, ये नहीं होगा। इसमें एक धर्मशाला और एक छोटी डिस्पेंसरी होनी चाहिए, है ना। इसमें क्या होनी चाहिए? एक धर्मशाला होनी चाहिए और एक छोटी क्या होनी चाहिए? डिस्पेंसरी होनी चाहिए, ताकि उनको सुविधाएं मिल सके। और यहाँ भोजन और कपड़ों के मामले में आत्मनिर्भर होना चाहिए, मतलब दूसरे पर आश्रित नहीं रहना चाहिए। भोजन और कपड़ों के मामले में क्या होना चाहिए? आत्मनिर्भर। तो ध्यान रखिएगा, अगर हम बात करें तो गांधी जी के ग्राम सर्वोदय के विचार में अगर हम बात करें तो इनमें से ये 3 पॉइंट थे। जाति व्यवस्था को समाप्त किया जाना चाहिए, ये भी था। इसके अलावा धर्मशाला और एक डिस्पेंसरी होना चाहिए, है ना, ये भी था। और एक भोजन और कपड़ों के मामलों में आत्मनिर्भर करने के लिए भी बात की थी। लेकिन यहाँ पर जो बोला गया ना कि बंधुत्व की भावना विकसित करने के लिए पूजा स्थलों को एक दूसरे के पास बनाया जाना चाहिए, ये नहीं था। और आपसे यही पूछा ही गया कि उन स्थितियों में से कौन नहीं है, तो जिसका भी आंसर ऑप्शन बी आया है, बी नहीं है, जिसका भी आंसर ऑप्शन बी आया है उसका आंसर बिल्कुल क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है यहां पर कि मारिया मॉन्टेसरी एक थी। मारिया मॉन्टेसरी क्या थी? जर्मन चिकित्सक थी, यूनानी चिकित्सक थी, इतावली चिकित्सक थी, या फिर इनमें से कोई नहीं? जल्दी करिए। बहुत बढ़िया। देखिए मारिया मॉन्टेसरी के बारे में बोला कि मारिया मॉन्टेसरी क्या थी? मारिया मॉन्टेसरी जो है ना, ये आपके इतावली चिकित्सक थी। इस चीज को ध्यान रखिएगा, क्या थी? इतावली चिकित्सक थी। जिसका भी आंसर ऑप्शन थर्ड आया है, तीसरा आया है, उसका आंसर बिल्कुल क्या है? सही है। ठीक है, देखिए मारिया मॉन्टेसरी एक इतावली चिकित्सक और प्रकृतिवादी ने मॉन्टेसरी पद्धति प्रस्तावित की, और यह विधि छात्र के सर्वांगीण विकास पर जोर देती है। क्या यह विधि क्या करती है? छात्र के सर्वांगीण विकास पर जोर देती है, जिसमें बच्चे का व्यक्तित्व, व्यक्तिगत, सामाजिक, नैतिक, भावनात्मक और संज्ञानात्मक विकास क्या है इसमें शामिल होता है। ठीक है, शिक्षण की मॉन्टेसरी प्रणाली बच्चे पर केंद्रित है ना, छात्र केंद्रित है, क्योंकि यह छात्र के सर्वांगीण विकास को निम्नलिखित द्वारा सुनिश्चित करती है। क्या है? तो जीवन के सभी क्षेत्रों में पूरी क्षमता तक पहुंचने के लिए प्रतियोगिता, अधिगम और स्वनिर्देशित गतिविधि को शामिल कर अधिगम को मजेदार और बोझ मुक्त बनाया जाना, है ना। तो अधिगम को क्या बनाना? मजेदार मतलब इंटरेस्टिंग बनाना, और साथ ही साथ उसको बोझ मुक्त बनाना मतलब बच्चा उसमें लोड फील ना करे अपने आप में। ठीक है,
तो क्या होना, आपको हो गया सर बोझ मुक्त बनाना। ठीक है, बच्चे को स्वच्छता और व्यवस्था की अच्छी आदतें सीखने के लिए उसके स्कूल में कई व्यवहारिक अभ्यास कराना। किसके लिए? व्यवस्था और अच्छी आदतों को सीखने के लिए क्या कराना, कई सारी एक्टिविटी, कई सारे व्यवहारिक अभ्यास, ये सारे कराने के लिए बोला गया है। फिर बोला गया छात्रों को अपनी आवश्यकताओं में स्वयं उपस्थित होकर श्रम और आत्मविश्वसनीयता की गरिमा का पाठ सिखाना, और उसके अलावा सजीवता के माध्यम से सीखना, सेंस ट्रेनिंग है ना, क्या है सेंस ट्रेनिंग, व्यक्तिगत शिक्षण जैसे अवधारणाएं प्रस्तुत करना। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है यहां पर कि शैक्षिक चिंतन बच्चे के संपूर्ण विकास एवं बच्चे की आवश्यकता एवं क्षमताओं के अनुसार शिक्षा देने पर जोर देता है। यह कथन किसका है? यानी कि यह किस पर्सन ने कहा था? क्या कथन है भाई कि शैक्षिक चिंतन बच्चे के संपूर्ण विकास और बच्चे की आवश्यकता एवं क्षमताओं के अनुसार शिक्षा देने पर जोर देने के लिए बोला गया। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, बच्चे के अनुसार, उसकी क्षमताओं के अनुसार शिक्षा देने पर जोर देता है। किसने कहा था? आप कहोगे सर महात्मा गांधी जी ने कहा था। किसने कहा था भाई? आप कहोगे सर गांधी जी ने कहा था, जिसका भी आंसर ऑप्शन थर्ड आया है, सी आया है, महात्मा गांधी आया है। उसका आंसर बिल्कुल क्या है? सही। ठीक है, बहुत बढ़िया, गुड। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मारिया मॉन्टेसरी पद्धति में शिक्षा किस माध्यम से दी जाती है? जो मारिया मॉन्टेसरी पद्धति है उसमें शिक्षा जो है वो किस तरीके से दी जाती है? उपहार के द्वारा दी जाती है, या गीतों के द्वारा दी जाती है, या खेलों के द्वारा दी जाती है, या फिर उपरोक्त सभी माध्यमों में दी जाती है? फटाफट से बताइए, मारिया मॉन्टेसरी पद्धति में शिक्षा जो है वो किस माध्यम में दी जाती है? जल्दी करिए, फास्ट। मारिया मॉन्टेसरी पद्धति में शिक्षा किस माध्यम में दी जाती है? तो देखिए सबसे पहले बात करें मारिया मॉन्टेसरी की, तो इनकी जो पद्धति है वो खेल विधि बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। क्या विधि है? खेल विधि ज्यादा प्रसिद्ध है। लेकिन ध्यान रखिएगा, केवल खेल विधि नहीं है, उपहार द्वारा भी, गीतों के द्वारा भी और खेल विधि, ये तीनों जो हैं आपके शिक्षा देने का माध्यम है। आपसे मारिया मॉन्टेसरी पद्धति का शिक्षा का ये माध्यम तीनों बनता है। ठीक है, सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है इनका जो है वो क्या है? खेल विधि है। इस चीज को ध्यान रखिएगा। ठीक है, क्या लिखे हैं सर? वी आर सब्सक्राइबर सो चलिए ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपको हो गया सर उपरोक्त सभी हो जाएगा, सभी माध्यम, यानी कि उपहार मेथड भी, गीत मेथड भी और खेल मेथड, ये तीनों क्या हो जाएंगे? मारिया मॉन्टेसरी के पद्धति हो जाएंगे। ठीक है, तो ये तीनों ही क्या हो जाएंगे? सही हो जाएंगे। चौथा ऑप्शन क्या हो गया? सही हो गया। अगला क्या बोला गया? किसने इस विचार पर बल दिया कि शिक्षा का लक्ष्य बच्चों के अंतर्राष्ट्रीय भाईचारे की भावना तथा अंतर्राष्ट्रीय समझ का विकास होना चाहिए? टैगोर ने, महात्मा गांधी ने, जॉन डीवी ने, या फिर रूसो ने? फटाफट से बताइए इसका आंसर क्या होगा। सर एस्टेट के लिए है टीचिंग एप्टीट्यूड की क्लास है जी। एस्टेट में आ सकता है ये क्वेश्चन, कोई वो नहीं है कि मतलब नहीं आ सकता, लेकिन ये जो क्लास है वो आपके प्रधान शिक्षक के लिए, इस चीज को ध्यान रखिएगा। ठीक है, किसके लिए है? प्रधान शिक्षक के लिए। क्या कहा गया जरा गौर से देखिए, लिखा गया है कि किसने इस विचार पर बल दिया था कि शिक्षा का लक्ष्य बच्चों के अंतर्राष्ट्रीय भाईचारे की भावना तथा अंतर्राष्ट्रीय समझ का विकास होना चाहिए, है ना। तो ये कहने का काम किसने किया था? आपको हो गया सर रविन्द्रनाथ टैगोर ने। किसने किया था? आपको हो गया सर रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा था। इस चीज को ध्यान रखिएगा। ठीक है, रविन्द्रनाथ टैगोर के विचार का जो कॉन्सेप्ट था ये था कि शिक्षा का जो लक्ष्य है बच्चों के अंतर्राष्ट्रीय भाईचारे की भावना तथा अंतर्राष्ट्रीय समझ का विकास होना चाहिए। इस चीज को ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो जिसका भी आंसर रविन्द्रनाथ टैगोर आया है, ऑप्शन ए आया है, उसका आंसर बिल्कुल क्या है? सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है, जरा फटाफट से इसका आंसर बताइए, जल्दी करिए। लिखा गया है हिंद स्वराज पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? यानी हिंद स्वराज पुस्तक के राइटर कौन है? महात्मा गांधी लिखे थे, या फिर सुभाष चंद्र बोस लिखे थे, जवाहरलाल नेहरू लिखे थे, या फिर भगत सिंह लिखे थे? कौन लिखा था हिंद स्वराज पुस्तक? चलिए
हिंद स्वराज पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी ये पूछा गया है, तो ध्यान रखिएगा हिंद स्वराज पुस्तक का लिखने का काम किसने किया था? आपको हो गया सर महात्मा गांधी ने। किसने? महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज पुस्तक को क्या किया था? लिखा था। फर्स्ट आंसर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है, पहला आंसर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा दोस्त? सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और अगला बोला गया गांधी जी के जीवन दर्शन का सर्वश्रेष्ठ क्या थे? गांधी जी के जीवन का सर्वश्रेष्ठ, जीवन दर्शन का सर्वश्रेष्ठ क्या है ये पूछा गया है। जीवन दर्शन का सर्वश्रेष्ठ पूछा गया इसमें से। सत्य, अहिंसा, केवल अहिंसा, भौतिकता या फिर राजनीति? जीवन दर्शन का सर्वश्रेष्ठ क्या था ये पूछा गया है। फटाफट से इसका आंसर बताइए। चलिए बहुत बढ़िया, गुड। देखिए गांधी जी के जीवन के दर्शन का सर्वश्रेष्ठ क्या था ये अगर पूछा जाए तो ध्यान रखिएगा सत्य और अहिंसा। क्या? सत्य और अहिंसा जो है ये गांधी जी के जीवन का सर्वश्रेष्ठ था। ठीक है, और केवल अहिंसा अगर नहीं है, सत्य भी उसमें था, इस चीज को ध्यान रखिएगा। भौतिकता नहीं है और राजनीति नहीं है। तो इसमें भी जिसका भी आंसर ऑप्शन फर्स्ट आया है, पहला आया है, उसका आंसर बिल्कुल क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। फर्स्ट विल बी द राइट आंसर। ठीक है, अगला बोला गया गांधी जी ने किस प्रकार के उद्देश्यों पर बल दिया था? व्यक्तिगत उद्देश्यों पर, सामाजिक उद्देश्यों पर, व्यक्तिगत एवं सामाजिक दोनों उद्देश्यों के समन्वय पर, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं? क्या लिखे हैं? गवर्नमेंट एस्पिरेंट बट डायरेक्ट, किस एग्जाम की बात कर रहे हैं पहले ये बताइए। सुरुचि कुमारी जी, आप किस एग्जाम की बात कर रही हैं पहले ये बताइए। चलिए इसका आंसर फटाफट से देखिए। गांधी जी ने किस प्रकार के उद्देश्य पर बल दिया था ये पूछा गया आपसे, है ना? तो गांधी जी के अगर हम बात करें, गांधी जी ने किस प्रकार के उद्देश्य पर बल दिया था? व्यक्तिगत उद्देश्य पर बल दिया था? आपको हो गया नहीं सर, व्यक्तिगत उद्देश्य पर बल नहीं दिया था। सामाजिक उद्देश्य की अगर हम बात करें तो ध्यान रखिएगा सामाजिक उद्देश्य पर इन्होंने बल दिया था। ठीक है, और व्यक्तिगत उद्देश्य पर भी बल दिया था, दोनों पर ही दिया था। तो व्यक्तिगत व सामाजिक दोनों उद्देश्य का समन्वय जो होगा, इस पर आपका आंसर बिल्कुल क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। क्योंकि गांधी जी ने क्या किया था? व्यक्तिगत उद्देश्य पर भी बल दिया था, सामाजिक उद्देश्य पर भी बल दिया था। तो दोनों का जो समन्वय है, यानी व्यक्तिगत और सामाजिक दोनों उद्देश्यों का जो समन्वय होगा, इसका आंसर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा? थर्ड आंसर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है, तो गांधी जी ने सामाजिक और इसके अलावा बात करें तो व्यक्तिगत उद्देश्यों दोनों पर ही क्या किया था? बल दिया था। ठीक है, उमाकांत पटेल जी काफी दिनों के बाद दिखे हैं भाई, कहां थे आप? आगे देखिए, गांधी जी बुनियादी शिक्षा का आधार क्या है? गांधी जी के बुनियादी शिक्षा का आधार गणित है, भाषा है, आधारभूत शिल्प है, या फिर भूगोल है? गांधी जी के बुनियादी शिक्षा का आधार क्या है ये पूछा गया है। गणित, भाषा, आधारभूत शिक्षा शिल्प, या फिर भूगोल? जल्दी करिए। गांधी जी के बुनियादी शिक्षा का आधार क्या था? तो ध्यान रखिएगा गांधी जी ने गणित को बहुत ज्यादा फोकस नहीं किया, भाषा को बहुत ज्यादा फोकस नहीं किया, इस चीज को ध्यान रखिएगा। गांधी जी के बुनियादी शिक्षा का आधार था कि आधारभूत क्या होना चाहिए? शिल्प होना चाहिए, है ना? क्या होना चाहिए? जो आपकी हैंडीक्राफ्ट्स वगैरह हैं, आधारभूत शिल्प जो हैं, है ना, बेसिक, अगर हम बात करें तो बेसिक क्राफ्ट की बात करें तो इन सब चीजों पर क्या है ना, बुनियादी शिक्षा का आधार क्या है? आपको हो गया सर आधारभूत शिल्प जो है ये गांधी जी के बुनियादी शिक्षा का आधार रहा है। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? थर्ड बिल्कुल सही हो जाएगा। भूगोल भी नहीं है, ना तो गणित, ना तो भाषा, ना तो भूगोल, बल्कि क्या हो जाएगा? आपको हो गया सर आधारभूत शिल्प। तीसरा आंसर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि खेल गीतों का उपहारों द्वारा शिक्षा दी जाती है। खेल गीतों व उपहारों द्वारा शिक्षा दी जाती है डाल्टन पद्धति विधि, प्रोजेक्ट विधि, मॉन्टेसरी पद्धति में, या फिर किंडरगार्टन पद्धति में?
चलिए गुड। देखिए खेल की विधि की अगर बात करें तो मारिया मोंटेसरी का जो पद्धति था ध्यान रखिएगा, वो क्या था, खेल विधि था, इस चीज को ध्यान रखिएगा। और यहां पर किसकी बात की गई है, खेल है, गीतों हैं और उपहारों द्वारा शिक्षा किसमें दिया जाता है, ये पूछा गया आपसे, ठीक है। तो खेल, गीत और उपहार के द्वारा जो शिक्षा दी जाती है उसमें आपका डांटल पद्धति विधि नहीं है, प्रोजेक्ट विधि भी नहीं है उसमें। मारिया मोंटेसरी का जो पद्धति था ध्यान रखिएगा, वो किसके द्वारा था, खेल के द्वारा था, गीतों के द्वारा था, उपहारों के द्वारा था। और किंडरगार्टन जो है ये भी ध्यान रखिएगा, किंडरगार्टन विधि जो है ये भी खेल से रिलेटेड है। लेकिन अगर बात करें गीतों और उपहारों की बात किया जाए तो इसके अकॉर्डिंग सबसे परफेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, मारिया मोंटेसरी पद्धति जो है वो आपके खेल, गीत और उपहार द्वारा शिक्षा दी जाने की पद्धति है। थर्ड आंसर आपका बिल्कुल क्या होगा, सही हो जाएगा, ठीक है। बहुत बढ़िया। चलिए अगला बोला गया मोंटेसरी विधि का दूसरा नाम क्या है। मोंटेसरी विधि जो है उसका दूसरा नाम पूछा गया कि उसको दूसरे किस नाम से जाना जाता है। मोंटेसरी विधि का दूसरा नाम पूछा गया है, फटाफट से देखिए। हाँ बिल्कुल, डी भी क्या है, आपके खेल विधि से ही रिलेटेड था, ठीक है। मोंटेसरी विधि का दूसरा नाम क्या था, यह पूछा गया, क्रिया प्रसूत विधि, साहचर्य विधि या फिर प्रश्नात्मक विधि या फिर कोई नहीं। देखिए मोंटेसरी विधि की अगर हम बात करें ना तो मोंटेसरी विधि का दूसरा नाम पूछा गया है। और मोंटेसरी विधि जो है इसका ध्यान रखिएगा दूसरा नाम आपका क्रिया प्रसूत नहीं है, ठीक है, क्रिया प्रसूत नहीं है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। मोंटेसरी विधि का अगर हम बात करें दूसरा नाम तो ये आपका कौन सी विधि था, ध्यान रखिएगा, साहचर्य विधि। कौन सा, साहचर्य विधि जो है इस मोंटेसरी विधि का दूसरा नाम है। प्रश्नात्मक विधि भी नहीं है और कोई नहीं भी नहीं होगा, इसमें क्या हो जाएगा, ऑप्शन सेकंड बिल्कुल क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। तो मोंटेसरी विधि का दूसरा नाम क्या है, आप कहोगे सर साहचर्य विधि हो जाएगा। जिसका भी आंसर ऑप्शन सेकंड आया है, दूसरा आया है, साहचर्य विधि आया है, उसका आंसर बिल्कुल क्या है, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर क्या बोला गया है कि टैगोर ने शांति निकेतन के रूप में अपनी विरासत पूरे राष्ट्र को, वस्तुतः पूरे विश्व को दे दी है। यह कथन किसका है, मतलब यह किस पर्सन ने कहा था, यह स्टेटमेंट किस पर्सन के द्वारा दिया गया है। क्या है, बोला गया टैगोर ने शांति निकेतन के रूप में अपनी विरासत पूरे राष्ट्र को, वस्तुतः पूरे विश्व को दे दी है। यह कथन किस पर्सन ने कहा था, यह पूछा गया आपसे। तो एक चीज तो क्लियर है कि टैगोर ने तो इस चीज को नहीं कहा होगा, ऑब्वियस सी बात है ना। तो अब यहां पर क्या करेंगे, टैगोर यहां पर ऑप्शन में भी नहीं है। पहला ऑप्शन क्या है, आप कहोगे सर राजेंद्र प्रसाद, दूसरा पंडित नेहरू, तीसरा महात्मा गांधी और चौथा मौलाना आजाद। तो ध्यान रखिएगा टैगोर ने शांति निकेतन के रूप में अपनी विरासत पूरे राष्ट्र को, वस्तुतः पूरे विश्व को दे दी है। यह कथन कहने का काम किसने किया था, आप कहोगे सर महात्मा गांधी ने। किसने, महात्मा गांधी ने कहा था, इस चीज को ध्यान रखिएगा। जिस किसी का भी आंसर ऑप्शन थर्ड आया है, महात्मा गांधी आया है, उसका आंसर बिल्कुल क्या है, सही है। चलिए ठीक है, अगला बोला गया टैगोर ने किस शिक्षा की स्थापना की है। टैगोर ने किस शिक्षा की स्थापना की है, बनस्थली विद्यापीठ की या विश्व भारती की या फिर अरविंद आश्रम की या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। टैगोर ने किस शिक्षा की स्थापना की है, यह पूछा गया आपसे। टैगोर ने कौन से शिक्षा की स्थापना की है। चलिए देखिए, अगर हम बात करें तो टैगोर के द्वारा जो शिक्षा की स्थापना की गई है वो कौन सी शिक्षा थी, आप कहोगे सर विश्व भारती। कौन सी, विश्व भारती शिक्षा जो है ये किसके द्वारा स्थापना की गई थी, आपके रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा दी गई थी। इस चीज को ध्यान रखिएगा। तो जिसका भी आंसर विश्व भारती आया है, सेकंड आया है, उसका आंसर बिल्कुल क्या है, सही है। देखिए यहाँ पे
विश्व भारती विश्वविद्यालय एक सार्वजनिक अनुसंधान केंद्रीय विश्वविद्यालय है और राष्ट्रीय महत्व का संस्थान भी है, जो शांति निकेतन पश्चिम बंगाल में स्थित है। इस चीज को ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसकी स्थापना रविन्द्रनाथ टैगोर ने की थी, जिन्होंने इसे विश्व भारती कहा था। इस चीज को ध्यान रखिएगा। क्या नाम दिया था इन्होंने इसको? आपको कहोगे सर इसको विश्व भारती कहा था, जिसका अर्थ है भारत के साथ विश्व का संवाद, है ना। ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। विश्व भारती का अर्थ क्या होता है? तो ध्यान रखिएगा, भारत के साथ विश्व का जो संवाद है, इसका अर्थ क्या होगा? विश्व भारती का, ठीक है। इसके अलावा बात करें तो 1951 में 1951 में आजादी के तुरंत बाद कॉलेज एक विश्वविद्यालय बन गया और विश्व भारती विश्वविद्यालय के रूप में जाने जाने लगा। तो जो इन्होंने कॉलेज की स्थापना किया था सबसे पहले, वही कॉलेज आज़ादी के जस्ट बाद किस में कन्वर्ट हो गया? आप कहोगे सर विश्वविद्यालय बन गया, और उसी को हम किस नाम से जानते हैं? विश्व भारती विश्वविद्यालय के नाम से जानते हैं, जिसकी स्थापना किसने किया था? तो आप कहोगे सर इसकी स्थापना रविंद्रनाथ टैगोर ने किया था। इस चीज को ध्यान रखिएगा। विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा की गई है? आप कहोगे सर रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा, ठीक है। अगला बोला गया, टैगोर ने किस भाषा को शिक्षा का माध्यम बताने पर बल दिया है? शिक्षा का माध्यम मतलब जो शिक्षा है जिस भाषा में दी जानी चाहिए, है ना, तो वो कौन सी भाषा को बताया गया है टैगोर के द्वारा? टैगोर ने किस भाषा को शिक्षा का माध्यम बताने पर बल दिया है? मातृभाषा को, अंग्रेजी भाषा को, हिंदी को, या फिर संस्कृत को? जल्दी करिए। फटाफट से इसका आंसर। टैगोर ने किस भाषा को शिक्षा का माध्यम बताने पर बल दिया है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, टैगोर की अगर हम बात करें तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने शिक्षा का माध्यम यानी कि कौन सी किस माध्यम में, किस भाषा में शिक्षा दी जानी चाहिए, शिक्षा का माध्यम पर बल दिया। तो ऑब्वियस सी बात है, देखिए कोई भी बच्चा जिस भाषा में सबसे ज्यादा बेहतर तरीके से समझ सकता है, जिस भाषा में किसी भी बात को रिलेट कर सकता है, अनुभव के आधार से सीख सकता है, तो ऑब्वियस सी बात है जिसमें कम समय में ज्यादा पकड़ बना सकता है, वो भाषा कौन सी होती है? आप कहोगे सर मातृभाषा होती है। तो अंग्रेजी में नहीं कहा था, हिंदी में नहीं कहा था, संस्कृत को नहीं कहा था। रविन्द्रनाथ टैगोर ने क्या किया था कि शिक्षा का माध्यम उन्होंने मातृभाषा को बताया था। मातृभाषा में शिक्षा होनी चाहिए। आंसर फर्स्ट आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहां पर बोला गया है कि टैगोर ने किस पर अधिक ध्यान देने को कहा है? बालक पर, पुस्तकों पर, पठन विधि पर, या फिर धर्म पर? हाँ, रविन्द्रनाथ टैगोर ने किस चीज पर ज्यादा ध्यान देने के लिए बोला है? बालक पर ध्यान देने के लिए, या पुस्तकों पर ध्यान देने के लिए, या पठन विधि पर ध्यान देने के लिए, या फिर धर्म पर ध्यान देने के लिए? एस्टेट का एग्जाम देना है, क्लास कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं अगर आपके पास समय हो तो, कोई दिक्कत नहीं है ना। जल्दी करिए। सोनी ठाकुर जी बता तो दिए हम। हाँ, एस्टेट वालों के लिए सुबह 10 बजे क्लास चलती है, ठीक है। टैगोर ने किस पर अधिक ध्यान देने को कहा है ना। तो ध्यान रखिएगा, ऑब्वियस सी बात है, बच्चे को हमें क्या करना है? हर एक गुण को क्या करना है? बेहतर करना है। बच्चे के हर एक एक्टिविटी को क्या करना है? परिवर्तित लाना है, सुधार लाना है उसमें। तो ऑब्वियस सी बात है, हमें सबसे ज्यादा ध्यान देने को किस पे कहा गया है? आपको कहोगे सर टैगोर के द्वारा बालक के ऊपर अधिक ध्यान देने की बात कही गई है। ना तो पुस्तक पर, ना तो पठन विधि पर, ना तो धर्म पर, बल्कि किस पर सबसे ज्यादा ध्यान देने की बात किस पर की गई है? आप कहोगे सर बालक पर। तो जिसका भी आंसर ऑप्शन फर्स्ट आया है उसका आंसर बिल्कुल क्या है? सही है। अगला क्वेश्चन क्या बोला गया यहां पर कि टैगोर किस प्रकार के प्रचारक थे? व्यक्तिवादी प्रचारक थे, या सौम्यवादी प्रचारक थे, या मानवतावादी थे, या फिर भौतिकवादी थे? डीएलएड का एडमिट कार्ड कब आएगा? अभी कोई आइडिया नहीं है, ठीक है। टैगोर किस प्रकार के प्रचारक थे ये पूछा गया। व्यक्तिवादी, सौम्यवादी, मानवतावादी, भौतिकवादी? जल्दी करिए।
देखा गया टैगोर किस प्रकार के प्रचारक थे, तो ध्यान रखिएगा टैगोर जो थे आपके व्यक्तिवादी प्रचारक नहीं थे, सौम्यवादी प्रचारक भी नहीं थे, भौतिकवादी भी नहीं थे, बल्कि क्या थे, आपको हो गए सर मानवतावादी प्रचारक थे। इस चीज को ध्यान रखिएगा। किसका? आपको हो गए सर मानवतावादी प्रचारक थे। कौन? रविन्द्रनाथ टैगोर जो थे। तीसरा आंसर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या क्या आ गया यहाँ पर कि शिक्षा का माध्यम मातृभाषा होना चाहिए, यह संकल्पना किसके द्वारा पारित की गई थी? वुड घोषणा पत्र पर, या फिर वर्धा योजना के माध्यम से, या फिर हार्टोंग कमेटी के माध्यम से, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। शिक्षा का माध्यम मातृभाषा होना चाहिए, यह संकल्पना किसके द्वारा पारित की गई थी? शिक्षा का माध्यम मातृभाषा होना चाहिए, यह संकल्प किसके द्वारा पारित किया गया था, यह आपसे पूछा गया। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा शिक्षा का जो माध्यम है वो मातृभाषा होना चाहिए। संकल्प जो है आपके वर्धा योजना के द्वारा पारित किया गया था। इस चीज को ध्यान रखिएगा। किसके द्वारा? वर्धा योजना के द्वारा पारित किया गया था, जिसका भी आंसर ऑप्शन सेकंड आया है, वर्धा योजना आया है, दूसरा आया है, उसका आंसर बिल्कुल क्या है? सही है। ठीक है, किसके द्वारा पारित किया गया था? आपको हो गया सर वर्धा योजना। इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी आप ले लीजिए। महात्मा गांधी ने 1935 की वर्धा योजना की शुरुआत की। इस योजना को शुरू करने का मुख्य उद्देश्य भारत में शिक्षा की मौजूदा व्यवस्था और उद्देश्य को सुधार करना था। प्राथमिक शिक्षा पर वर्धा सम्मेलन संकल्प की अगर बात करें तो इस वर्धा सम्मेलन में प्राथमिक शिक्षा पर महत्वपूर्ण प्रस्तावों के बाद चर्चा एक अच्छा प्रस्ताव पारित किया गया था। ठीक है, देशव्यापी मापने का मुफ्त और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा 7 साल के लिए प्रदान की जानी चाहिए। इसके अलावा बात करें तो शिक्षा का माध्यम मातृभाषा होना चाहिए। इस अवधि के लिए शिक्षा को स्थानीय स्थिति के लिए उपयुक्त हस्तशिल्प और उत्पाद कार्य के बीच रखना चाहिए। शिक्षा की प्रणाली शिक्षकों के परिश्रमिक को धीरे धीरे पूर्ण रूप में सक्षम होना चाहिए। ठीक है, तो कब वर्धा योजना शुरू की गई थी, इससे भी रिलेटेड आने वाले टाइम पे आपके क्वेश्चन बन सकते हैं। 1935 में वर्धा योजना की शुरुआत की गई थी और किसने शुरू किया था? आपको हो गया सर महात्मा गांधी ने शुरू किया था। इस चीज को ध्यान रखिएगा। ठीक है, हाँ ठीक है भैया। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि महात्मा गांधी ने शिक्षा की कौन सी प्रणाली प्रतिपादित की थी? संगीत के माध्यम से शिक्षण, श्रवण ध्यान आदि के माध्यम से शिक्षण, गतिविधियों द्वारा शिक्षण, या फिर उपरोक्त सभी? किसकी बात की गई है? महात्मा गांधी की बात की गई है कि महात्मा गांधी ने शिक्षा की कौन सी प्रणाली का प्रतिपादन किया था? महात्मा गांधी ने शिक्षा की कौन सी प्रणाली प्रतिपादित की थी, यह पूछा गया आपसे। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा संगीत के माध्यम से शिक्षण ये भी है, श्रवण ध्यान आदि के माध्यम से शिक्षण मतलब सुन करके ध्यान के माध्यम से आपका शिक्षण। ठीक है, गतिविधियों के द्वारा शिक्षण मतलब एक्टिविटी करके उसको समझ क्लियर करके, है ना, और प्रयोग करके, है ना, तो गतिविधियों के माध्यम से क्या है शिक्षण। ये आपके तीनों प्रकार हो जाएंगे और तीनों प्रकार हो जाएंगे, इसका मतलब आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी हो जाएगा। ध्यान रखिएगा महात्मा गांधी ने शिक्षा की कौन सी प्रणाली का प्रतिपादन किया था? तो आपको होगा सर संगीत के माध्यम से शिक्षण, श्रवण ध्यान आदि के माध्यम से शिक्षण, गतिविधियों द्वारा शिक्षण, इन तीनों के माध्यम से, यानी कि आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी हो जाएगा, जिसका भी आंसर ऑप्शन डी आया है सही है। देखिए गांधी जी एक आदर्शवादी थे और मनुष्य को शरीर मन हृदय और आत्मा के संयोजन के रूप में मानते थे। उन्होंने खुद कहा कि शिक्षा से मेरा अभिप्राय जो है वह बालक या मनुष्य के शरीर मस्तिष्क या आत्मा के सर्वांगीण और सर्वोच्च विकास से है। उन्होंने शिक्षा की निम्नलिखित प्रणाली प्रस्तावित की थी, इस चीज को ध्यान रखिएगा। जैसे बात करें तो कला संगीत और चित्रकारी के माध्यम से, ठीक है, स्वच्छता व्यायाम लेख और खेल कूद आदि जैसे गतिविधियां। इसके अलावा बात करें तो आध्यात्मिक विकास के लिए योग और ध्यान। इसके अलावा बात करें तो मौखिक शिक्षण को सुनने के माध्यम से सीखना, फिर चिंतन करना और अंत में इसका अभ्यास करना। और हस्त कौशल जैसे जो आपकी कताई है, बुनाई है, बागवानी है, बढ़ईगिरी है, इन सब के बारे में भी ध्यान रखिएगा। हस्त कौशल को भी उन्होंने क्या किया था, है ना, तो हस्त कौशल हो गया। इसके अलावा बात करें तो जो कार्य हैं इनका अभ्यास करना, मौखिक शिक्षण सुनने के माध्यम से सीखना, फिर चिंतन करना, आध्यात्मिक विकास के लिए योग और ध्यान, स्वच्छता व्यायाम खेल कूद जैसे, और इसके अलावा बात करें तो कला संगीत और चित्रकारी, इन सब चीज़ों को क्या किया था उन्होंने प्रस्तावित किया था। ठीक है,
किसने? आप कहोगे सर गांधी जी ने। ठीक है, अगला बोला गया निम्नलिखित में से किसे इस विचार को प्रत्याशित कर किया है कि चरित्र विहीन ज्ञान पाप है? किसने कहा है कि चरित्र विहीन ज्ञान जो है वो आपका पाप होता है? फटाफट से बताइए। चरित्र विहीन ज्ञान पाप है, किसने कहा? ये चीज पूछा गया आपसे। ठीक है ना भाई? देखिए यहां पर अगर हम बात करें तो चरित्र विहीन ज्ञान पाप है, ये कहने का काम प्लेटो ने नहीं किया था, जवाहरलाल नेहरू ने नहीं किया था, सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने भी नहीं किया था, बल्कि किसने किया था? महात्मा गांधी, जिसका भी आंसर ऑप्शन डी आया है, महात्मा गांधी आया है। उसका आंसर बिल्कुल क्या है? सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए यहां पर अगर हम बात करें गांधी जी के बारे में थोड़ा, तो गांधी जी का जन्म जो है आपका 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर में हुआ था, जो वर्तमान भारत के गुजरात में है। ठीक है, और इसके अलावा गांधी जी महात्मा गांधी भारतीय शिक्षा के इतिहास में एक प्रमुख व्यक्ति थे। वे व्यक्ति के सर्वांगीण विकास में विश्वास करते थे और चरित्र निर्माण की शिक्षा की भूमिका पर बल देते थे। किस विकास पर बल देते थे? तो आप कहोगे सर सर्वांगीण। सर्वांगीण का मतलब होता है कि हर एंगल से उसका क्या होना चाहिए? वृद्धि होना चाहिए। जैसे बात करें तो सामाजिक हो गया, है ना, संवेगात्मक हो गया, बौद्धिक हो गया, शारीरिक हो गया, है ना। और उनका कहना यह था कि चरित्र निर्माण में शिक्षा की भूमिका पर बल देते थे। इस चीज को ध्यान रखिएगा। इसके उनके अनुसार अगर बात करें तो शिक्षा को न केवल ज्ञान और कौशल प्रदान करना चाहिए, बल्कि व्यक्तियों में सत्य, अहिंसा और सहानुभूति जैसे मूल्यों को भी स्थापित करना चाहिए। ठीक है, तो शिक्षा का मतलब ये नहीं है कि केवल आप उनको ज्ञान दे दें या फिर उनको ट्रेनिंग दे दें, कौशल प्रदान कर दें, बल्कि ये भी है कि वो व्यक्ति क्या बोले? हमेशा सत्य बोले, अहिंसा के मार्ग पर चले, हिंसा के मार्ग पर ना चले, सहानुभूति हो दूसरे के प्रति, है ना। इन सब मूल्यों को भी स्थापित करना चाहिए, ये शिक्षा का मतलब है, उन्होंने कहा था। और इसके अलावा बात करें तो उनका मानना था कि शिक्षा सभी के लिए सुलभ होनी चाहिए, मतलब इसके लिए बहुत ज्यादा मशक्कत की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए या फिर महंगी नहीं होनी चाहिए। आसान तरीके से उनके बच्चों को, छोटे बच्चों को सुविधा वहां तक ऐसी होनी चाहिए ताकि शिक्षा उनको मिल जाए, आसानी से सुलभ होनी चाहिए। यह समाज की व्यवहारिक आवश्यकताओं के अनुरूप होनी चाहिए। इस चीज को ध्यान रखिएगा। किसके अनुरूप? तो आपको होगे सर समाज की जो व्यवहारिक आवश्यकता है उस व्यवहारिक आवश्यकताओं के आधार पर होनी चाहिए, सुलभ होनी चाहिए, समाज के व्यवहारिक आवश्यकताओं के अकॉर्डिंग होना चाहिए। शिक्षा का मतलब केवल ज्ञान कौशल नहीं, बल्कि सत्य, अहिंसा और सहानुभूति के मूल्य स्थापित होने चाहिए और सर्वांगीण विकास करने वाला होना चाहिए। चरित्र निर्माण में शिक्षा की भूमिका पर होनी, चरित्र निर्माण में शिक्षा की भूमिका होनी चाहिए। इस चीज को ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे? महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे, यह पूछा गया। फटाफट से इसका आंसर बताइए। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? यह क्वेश्चन आपके एग्जाम में पहले भी पूछा जा चुका है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया, गुड। तो ध्यान रखिएगा, महात्मा गांधी के जो राजनीतिक गुरु थे वो आपके गोपाल कृष्ण गोखले थे। इस चीज को ध्यान रखिएगा। कौन थे भैया? आपको होगे सर गोपाल कृष्ण गोखले थे। जिस किसी का भी आंसर ऑप्शन बी आया है, दूसरा आया है, उसका आंसर बिल्कुल क्या है? सही है। ठीक है, कौन थे? आपको होगे सर गोपाल कृष्ण गोखले। किसके? महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। ठीक है ना। तो स्टार्ट करते हैं इस श्रृंखला को और समझने का प्रयास करते हैं हमें क्या पढ़ना है, किस प्रकार से पढ़ना है। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं, देखिए पाठ्यक्रम है ये जो आपका डीएलएड लेवल का है उस पर मैं चर्चा कर रहा हूँ। तो इस पाठ्यक्रम जो बोर्ड के द्वारा ही जारी किया गया है उस पर अगर हम बात करें तो देखिए जैसे कि ये पहला पॉइंट है आपका, इसके अंतर्गत इसको इकाइयों में विभाजित किया गया है। तो मैं बात कर रहा हूँ जैसे कि एक पहली इकाई आपको दिखाई दे रही है, बच्चे तथा बचपन है, बाल अधिकारों का संदर्भ है, शिक्षा है, विद्यालय है, समाज है, अंतर संबंधों की समझ आपको है, समाजीकरण की प्रक्रिया है, सामान्य अवधारणाएं, उद्देश्य हैं, विद्यालय शिक्षा की प्रकृति जो है वो क्या होनी चाहिए, शिक्षा को समझने के लिए जो आपके दर्शन शास्त्र में क्या बताया गया है, मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण क्या है, समाजशास्त्री क्या है, शिक्षा का साहित्य क्या है, शिक्षा का इतिहास क्या है, ज्ञान की अवधारणा दर्शन परिप्रेक्ष्य के आधार पर। तो ये टॉपिक आपका साइकोलॉजी के अंतर्गत है, यानी कि इसके डिस्कस के लिए मैं आपके साथ जुड़ूंगा। ये क्लास आपकी रहेगी प्रतिदिन, यानी कि एक दिन सर आपके साथ टीचिंग एप्टीट्यूड के लिए जुड़ेंगे, जैसे कि कल इस समय आपके साथ जुड़े थे। अब मैं आपकी जो साइकोलॉजी वाला जो पार्ट है उसके लिए मैं यहाँ पर आपके साथ
जुड़ रहा हूं, ठीक है ना। तो ये इसके अंतर्गत एक महत्वपूर्ण भूमिका आपका पार्ट निभाने वाला है, तो इसकी श्रृंखला के लिए यहां पर हम जुड़ेंगे। इसके बाद मैं बात करूं तो ये दूसरा पार्ट है वो इसके लिए, जैसे कि इसके बाद यहां पर तीसरा पार्ट आप देखेंगे तो ये पाठ्यचर्या तथा पाठ्यक्रम है, ठीक है ना। तो ये भी आपका किसके अंतर्गत, आप इसको साइकोलॉजी आप कह लीजिए, ठीक है ना। तो टी के अंतर्गत आपको ये मिल जाएगा। बचपन है, बाल विकास तो बिल्कुल पर्टिकुलर आपका जो साइकोलॉजी का है, और इसमें पढ़ना क्या है कि अवधारणा क्या है, विभिन्न आयाम क्या है, बाल विकास को प्रभावित क्या करने, यानी कि पूरा का पूरा टॉपिक आपको यहाँ पर पढ़ना है। शारीरिक और मनोज्ञात्मक जो विकास है डेवलपमेंट से यानी कि आपका यहाँ पर लिया गया है। सृजनात्मकता यानी कि क्रिएटिविटी से आपका ये पॉइंट लिया गया है। व्यक्तित्व विकास के जो विभिन्न आयाम हैं, बच्चों में जो भावनात्मक संवेगात्मक विकास के पहलू जॉन बॉल्बी और अन्य के द्वारा दिए गए हैं। नैतिक विकास के बारे में कोलबर्ग क्या कहते हैं, जीन पियाजे क्या कहते हैं, इस प्रकार के आपको यहाँ पर पॉइंट पढ़ने इसके अंतर्गत है, ठीक है। इसी प्रकार से अगर हम बात करें तो यहां पर ध्यान दीजिए, जैसे कि समावेशी शिक्षा क्या है, संस्कृति के, विद्यालय संस्कृति के संगठनात्मक जो पहलू हैं उन पर हमें चर्चा करनी है। शिक्षा के अधिकार हैं, कला समेकित हैं, कक्षा शिक्षण की जो प्रकृति है ये बिल्कुल, जैसे कि परंपरागत शिक्षण विधियां कौन सी हैं, बाल केंद्रित कौन सी हैं, लोकतांत्रिक कौन सी हैं, सृजनात्मक विधियां जो कौन सी हैं उन पर हमें बात करनी है। इसके अलावा पाठ्य सहगामी शैक्षणिक क्रियाएं जो आपकी हैं, शैक्षिक और शैक्षणिक जो क्रियाएं होती हैं उन पर हम बात करेंगे। आकलन एवं मूल्यांकन की जो व्यवस्था है उस पर हम चर्चा यहाँ पर करने वाले हैं। शिक्षक वृत्ति विकास जो अवधारणा का है, आवश्यकता का है, नीतिगत विमर्श वो सीमा है, उन पर हमें बात करनी है। विद्यालय में नेतृत्व की जो व्यवस्था है, प्रशासनिक है, सामूहिक है, इन सभी पर हम बात करेंगे। इसके साथ साथ भारतीय समाज में समावेशन है, कलाओं में, कक्षाओं में विविधता है, असमानता है। इसके अलावा समावेशी शिक्षा में विशेष आवश्यकता वाले जो बच्चे हैं उनके लिए क्या किया जाना चाहिए, शिक्षा व्यवस्था, स्टूडेंट टीचर इंटरेक्शन कैसा होना चाहिए, जेंडर संवेदनशीलता कैसी होनी चाहिए। और इसके बाद ये 8वां जो आपका टॉपिक है, ठीक है ना, इसको हम क्या बोलते हैं, टीचिंग एड्स भी बोलते हैं, यानी कि शिक्षण सहायक सामग्री, यानी कि आपका जो मनोविज्ञान वाला जो पक्ष है और उसके साथ जो शिक्षण सहायक जो सामग्री है उसके लिए मैं आपके साथ चर्चा के लिए जुड़ूंगा। अब इस वाले पार्ट में है कैसा, किस प्रकार से हमें बात करनी होगी उस पर मैं बात करूं तो इस पार्ट के अंतर्गत आपको जो मनोविज्ञान का पार्ट है या इसका है, इसमें आपको थोड़ा सा व्यवहारगत होकर के सोचना है। क्यों व्यवहारगत होकर के सोचना है, क्योंकि जब इसको कहा ही क्या गया है, मनोविज्ञान को परिभाषित ही क्या किया गया है, व्यवहार के विज्ञान के रूप में परिभाषित किया गया है, तो आपको इसको व्यवहार के आधार पर यहाँ पर चर्चा हमें करनी है। तो पहले आज पहला दिन है तो इसलिए हम एक बार जानने की कोशिश करेंगे कि इस वाले पार्ट से क्वेश्चन जो है वो किस प्रकार से आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है। फिर उसके बाद श्रृंखला को हम आगे अगले दिन हम बढ़ाएंगे कि उसके अंतर्गत थ्योरी वाला जो पार्ट है उसको हम शामिल करेंगे। सभी इन पॉइंट्स की हम थ्योरी यहाँ पर पढ़ेंगे, एमसीक्यूज यहाँ पर पढ़ेंगे। तो आज प्रश्नोत्तरी के माध्यम से पहले हम ये जानने का प्रयास करते हैं कि इससे किस प्रकार के प्रश्न आपके पूछे जाते हैं, ठीक है ना। तो अब ध्यान देंगे आप सभी। तो देखिए सर, जैसे कि यहाँ पर पहला आपका क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है ना, पहला आपका यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है, क्या दिया गया है कि एक खेल गतिविधि के दौरान चोट लगने से रोहन रोने लग गया। एक खेल गतिविधि में चोट लगी और जो रोहन है वो रोने लगा। ये देख करके उसके पिता ने जवाब दिया कि लड़कियों की तरह व्यवहार मत करो, लड़कियों की तरह व्यवहार मत करो, ठीक है ना, यानी कि लड़के रोते नहीं हैं। पिता का यह बयान क्या दर्शाता है, लिंग रूढ़िवादिता को दर्शाता है, लैंगिक रूढ़िवादिता को चुनौती देता है, लिंग पूर्वाग्रह को कम करता है, लैंगिक समानता को बढ़ावा देता है। तो ये जो व्यवहार है पिता का, उसको तुम्हें किस प्रकार का व्यवहार लग रहा है, ठीक है ना। ये जो प्रकार का जो ये व्यवहार है, ये व्यवहार आपको कैसा लग रहा है ये आपको बताना है, ठीक है ना। इसके अंतर्गत अगर आप थोड़ा सा पॉजिटिव होकर के चीज़ों को सोचेंगे तो आपको आसानी से आंसर निकलेगा। जैसे कि अगर मैं इस क्वेश्चन पर चर्चा करूं तो उन्होंने कहा है कि भाई देखो, उसने बोला है कि ऐसा करिए कि तुम जो रो रहे हो ना, लड़के जो होते हैं वो रोते नहीं है, तुम लड़कियों की तरह रो रहे हो, यानी कि ये लैंगिक समानता को तो बढ़ावा कहीं से नहीं देख रहा है। लैंगिक जो है लैंगिक समानता जो है उसको बढ़ावा कहीं से भी नहीं दे रहा है, ठीक है ना। आपको एक बात ध्यान रखना है कि इसके अंतर्गत आपको ऑप्शंस जो है उनको एलिमिनेट करके आप जाओगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से आंसर हल होगा। तो लैंगिक समानता तो ये होता कि जब हम दोनों के बराबर की बात करते हैं, यहाँ पर हम लड़कियों को कम आंक रहे हैं या कमजोर आंक रहे हैं। लिंग पूर्वाग्रह को कम करता है, ये लिंग का पूर्वाग्रह है। पूर्वाग्रह मतलब किसी के चीज़ के प्रति, किसी भी तथ्य के प्रति हमारा जो पहले से विचार है, तो हमारे पहले से विचार है कि भाई लड़कियां कमजोर हैं या वो रोती हैं इस प्रकार से, तो हम उसको कम कहीं नहीं कर रहे हैं और बढ़ावा ही दे रहे हैं। लैंगिक रूढ़िवादिता को चुनौती देता है, तो ये लैंगिक रूढ़िवादिता को चुनौती कब देता, तो ये लैंगिक
रूढ़िवादिता को चुनौती जब देता कि जब उनमें समानता, यानी कि जो रूढ़िवादी लोग हैं उनकी किसी बात का खंडन कर रहा होता। ठीक है ना, सैफुल कादरी, बिल्कुल सर। ये लिंग रूढ़िवादिता, जो लिंग रूढ़िवादिता पहले से चली आ रही है, उल्टा उसको बढ़ावा दे रहा है, बच्चे को और सिखा रहा है कि देखो लड़कियां जो होती हैं वो कमजोर होती हैं या रोती हैं, तो उसको वो क्या करा रहा है, बढ़ावा दे रहा है। इस प्रकार से आसानी से आप आंसर निकाल सकते हैं। एक प्रगतिशील कक्षा में एक शिक्षक को निश्चित पाठ्यक्रम का पालन करना चाहिए। छात्रों के बीच प्रतिस्पर्धा पर जोर दिया जाना चाहिए। ज्ञान के निर्माण के लिए पर्याप्त अवसर प्रदान किए जाने चाहिए, कि ज्ञान का निर्माण करने के लिए हम पर्याप्त अवसर देंगे। छात्रों को उनके शैक्षणिक अंकों के आधार पर लेवल किया जाना चाहिए, शैक्षणिक अंकों के आधार पर। ठीक है ना। अब एक बात इसके लिए हमेशा ध्यान रखेंगे कि मनोविज्ञान के परिप्रेक्ष्य से कभी भी विद्यार्थी को मापने का मतलब कि भाई इतने अंक से उसको बता दिया, किसी चीज के बारे में बांधना, केवल पाठ्यक्रम पर ही आधारित कर देना, विषय वस्तु को रटा देना, इस प्रकार के जो शब्द हैं, याद करके आना, ये सारे के सारे नेगेटिव माने जाते हैं। ये ध्यान रखना। हम ऐसा कभी नहीं करेंगे कि हम कहें कि बच्चों को रटने के लिए जोड़ दें कि भाई तुम इन चीज़ों को रटो, तुम इन चीज़ों को पढ़ करके आओ। पढ़ने के लिए कहा जाएगा लेकिन रटने के लिए नहीं। और हम केवल उनसे यही कहें कि तुम केवल पढ़ने पे ध्यान लगाओ, अन्य चीज़ों पर तुम ध्यान मत लगाओ, तो ये भी एक नेगेटिव पॉइंट है। हमें होना चाहिए कि वो सभी प्रकार के क्षेत्र में कार्य करें। तो एक शिक्षक को निश्चित पाठ्यक्रम का पालन करना चाहिए, प्रतिस्पर्धा पर जोर दिया जाना चाहिए, ज्ञान के निर्माण के लिए पर्याप्त अवसर किए जाने चाहिए, उनके शैक्षणिक अंकों के आधार पर लेवल किया जाना चाहिए। तो देखिए, जब इसमें आप आंसर करेंगे तो कुछ क्वेश्चन, कुछ पॉइंट्स तो आपको ऐसे मिलेंगे जो देखते ही कट जाएंगे। जैसे कि 4 नंबर हैं, अभी आपको बताया है, ये सबसे नेगेटिव पॉइंट है कि हम ये कह दें कि भाई अंकों के आधार पर आपको लेवल किया जाएगा कि भाई ये होशियार बालक है, ये कमजोर बालक है, ये सामान्य बालक है। तो अंकों के आधार पर उनको हम बांटें, तो ये तो बिल्कुल भी कतई भी सही नहीं है। अब आ जाइए, ज्ञान के निर्माण के लिए पर्याप्त अवसर प्रदान किए जाएं, सही लग रहा है, हो भी सकता है, पर हमें 4 ऑप्शन पढ़ने हैं। एक शिक्षक को निश्चित पाठ्यक्रम का पालन करना चाहिए, कि हम केवल एक निश्चित पाठ्यक्रम को ही लेकर के काम करें, तो ये थोड़ा कमजोर आंसर हो गया। यहां पर आपको सबसे जो सशक्त आंसर है वो ढूंढना है, तो ये थोड़ा सा कमजोर हो गया। छात्रों के बीच प्रतिस्पर्धा पर जोर दिया जाना चाहिए, बिल्कुल प्रतिस्पर्धा पर दिया जाना चाहिए, पर इसके कई नेगेटिव इफेक्ट भी आपको दिखाई देंगे। यहां पर हमें दोनों में से बढ़िया जो लग रहा है वो लग रहा है सी, ज्ञान के निर्माण के लिए हमें उनको पर्याप्त अवसर देने चाहिए। जैसे लग रहा है कि भाई ये बच्चा इस प्रकार से ज्ञान का निर्माण कर सकता है, इस प्रकार की इसकी बुद्धि लब्धि इस प्रकार की है, या इसका मनोवैज्ञानिक व्यवहार इस प्रकार का है, तो उस प्रकार से उसको व्यवहार करना चाहिए। तो सी इसके अंतर्गत आंसर होगा। समझे बात को, इस प्रकार से आंसर आपको करने हैं। अगला क्वेश्चन है, यह देखने के बाद कि छात्र चल रही गतिविधि पर आगे बढ़ने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, मतलब उनको थोड़ा पढ़ने में करने में दिक्कत हो रही है, एक शिक्षक क्या, क्यों, कैसे के रूप में संकेत और संकेत प्रदान करने का निर्णय लेता है। लेव वाइस्की के सिद्धांत के अनुसार शिक्षक की रणनीति होगी बच्चों को सीखने के लिए हतोत्साहित करना, सीखने के लिए एक मचान के रूप में कार्य करना, छात्रों में वापसी की प्रवृत्ति पैदा करना, सीखने की प्रक्रिया में निरर्थक होना। देखो, कुछ ऑप्शन तो ऐसे दिख रहे हैं, हमेशा 1 या 2 ऑप्शन तो आपको ऐसे दिखेंगे जो आपके देखते ही कट जाएंगे। मतलब कट जाएंगे का तात्पर्य है कि जो देखते ही आपके एलिमिनेट हो जाएंगे, आपको लगेगा कि सर ये तो बिल्कुल भी सही नहीं है। कौन सा होगा सर, बताइए। हाँ भाई, ठीक है। तो अब देखिए, तो इसमें कुछ जो नेगेटिव पॉइंट आपको दिखाई दे रहे हैं, पहले तो उनको उड़ा दो कि बच्चों को सीखने की, देखो पहले क्वेश्चन को समझो, कहना क्या चाह रहा है। ये कह रहा है कि छात्र चल रही गतिविधि पर आगे बढ़ने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, मतलब उनको थोड़ी दिक्कत हो रही है उस चीज को समझने में, उस चीज को आपको पढ़ने में क्या हो रही है, दिक्कत हो रही है। एक शिक्षक क्या, क्यों, कैसे के रूप में संकेत और संकेत प्रदान करने का निर्णय लेता है कि इनको थोड़ा सा हेल्प कर दी जाए, इनको थोड़ा सा हेल्प कर दी जाए, इनको विषय से जोड़ने का प्रयास किया जाए। लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार शिक्षक की रणनीति है, तो हतोत्साहित तो बिल्कुल नहीं करेगा सर। क्या नहीं करेगा, हतोत्साहित तो बिल्कुल भी नहीं करेगा सर। पहली बात तो ये ध्यान रखें। छात्रों में सीखने की प्रक्रिया में निरर्थक होना, नहीं सर, बिल्कुल नहीं होगा। वापसी की प्रवृत्ति पैदा करना हो सकता है, लेकिन देखिए सीखने के लिए एक मचान के रूप में कार्य करता है। अरे तुम एक बात बताओ, ठीक है, एक बच्चा है, तुम कुछ पढ़ा रहे हो, जैसे कि तुम मान के चलिए कक्षा के अंतर्गत उनको क्या पढ़ा रहे हो, तुम कक्षा के अंतर्गत उनको ज्यामिति पढ़ा रहे हो,
ठीक है ना, ज्यामिति पढ़ा रहे हो। अब ज्यामिति में तुमने उनको समझाया, आयत समझाया कि भाई देखो इसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, कोण जो होते हैं वो 90 डिग्री के होते हैं, समकोण पर एक दूसरे के होते हैं। इस प्रकार से आप उनको समझा रहे हो। अब समझाते समझाते बच्चे को ये चीज़ समझ में नहीं आ रही है, ठीक है ना, बच्चे को ये चीज़ समझ में नहीं आ रही है। अब तुम क्या कर रहे हो कि उसको चाह रहे हो कि ये जो परिभाषाएं हैं वो परिभाषाओं को मेरे हिसाब से बोले, मतलब जैसे सही है उस प्रकार से थोड़ा सा व्यवहार करे। तो बच्चा कहीं पे गलत कर रहा है, ठीक है ना, तो तुमने क्या, उसने बोला कि ये जो रेखाएं होती हैं चारों रेखाएं बराबर होती हैं, तुमने क्या क्या फिर वो याद कर रहा है कि यानी कि यहाँ पे सर कुछ बता रहे हैं, मुझसे लग रहा है कुछ गलती हो रही है। तो तुम कह रहे हो नहीं सर नहीं, आमने सामने की भुजाएं समान होती हैं। अच्छा अच्छा, फिर तुमने बोला इतने डिग्री का कोण होता है। मैंने कि क्यों बनेगा भाई इतने डिग्री का कोण? तो उन्होंने कहा कि जैसे कि एक कोण 70 का होगा, एक का इतने का होगा, कुछ बोला। मैंने बोला क्यों बोलेगा, क्यों करोगे? तो फिर उसको याद आया नहीं सर 90 डिग्री के कोण बनेंगे। यानी कि मैं उनके व्यवहार में थोड़ी सी हेल्प कर रहा हूं, उनके व्यवहार को इस प्रकार से समायोजित कर रहा हूं, इस प्रकार से उनको थोड़ी सी दिशा दे रहा हूं जिससे वो सही आंसर की तरफ बढ़े या सही चीज की तरफ से बढ़े। तो इस प्रकार से बच्चे के व्यवहार को, सीखने को एक तरीके से क्या देना, दिशा देना, एक सही दिशा देना, वो क्या कहलाता है, स्केल फोल्डिंग कहलाता है। क्या कहलाता है, ध्यान रखेंगे आप इसको, इसे क्या कहा जाता है, स्केल फोल्डिंग कहा जाता है, ठीक है। और इसी को कहा जाता है मचान, मतलब विद्यार्थी के व्यवहार को एक शेप देना, एक आकृति देना, जैसा हम काम करना चाहते हैं उसे उधर की तरफ। कई बार नहीं होता कि हम बातों से, ऐसे बातों में कहते हैं, बातों में फंसाते हैं कि जो सामने वाला है वो हमारे हिसाब से आंसर करे, हमारे हिसाब से बोले, जो हम बुलवाना चाहते हैं, उसी को इसके फोल्डिंग कहा जाता है। किसी के व्यवहार को एक तरीके से नियंत्रित करना, शेप में लाना, एक दिशा की तरफ, ये होगा बी आंसर। बस खत्म बात। ये थोड़ा सा हमें चीजें समझने से, प्रैक्टिस से ही आपका बहुत काम इसके अंतर्गत हो जाएगा, प्रैक्टिस से ही आपका बहुत काम हो जाएगा। शुरुआत में क्वेश्चन हमें बड़े अजीब लगेंगे, नए लगेंगे, लेकिन जब आप इनको गौर से देखोगे तो यहाँ पर आपको अच्छे से समझ में आएगा कि हाँ सर चीज़ें ठीक है। तो बच्चों के समाजीकरण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? स्कूल एक माध्यमिक समाजीकरण एजेंट है और परिवार एक प्राथमिक समाजीकरण एजेंट है। स्कूल एक प्राथमिक समाजीकरण एजेंट है और सहकर्मी माध्यमिक समाजीकरण एजेंट है। सहकर्मी प्राथमिक समाजीकरण एजेंट है और परिवार एक माध्यमिक समाजीकरण एजेंट है। परिवार और जन मीडिया दोनों द्वितीयक समाजीकरण एजेंट है। क्या होगा सर इसके अंतर्गत, बताइए सर। हाँ भाई बताइए सर। चलिए सर, तो बात आ रही है यहाँ पर कि बच्चों के समाजीकरण के संदर्भ में, समाजीकरण मतलब जो उनका समाज है, उस समाजीकरण मतलब समाज के रूप में स्थापित करने का, समाज में जो चीज़ें हैं उनको सिखाने का, सामाजिक जो व्यवहार है उसको सिखाना क्या कहलाता है, समाजीकरण कहलाता है। तो समाजीकरण में कौन सा सही है? तो देखिए, स्कूल एक माध्यमिक समाजीकरण एजेंट है और परिवार एक प्राथमिक समाजीकरण एजेंट है। तो यहाँ पर ये सही लग रहा है, क्योंकि कहते हैं ना कि बच्चे का जो प्राथमिक विद्यालय होता है, प्रथम विद्यालय क्या होता है, परिवार होता है, प्रथम शिक्षक उसकी माँ होती है। तो ये उस बात को सही कह रहा है। दूसरे पर आए, स्कूल एक प्राथमिक समाजीकरण नहीं साहब, पहले समाजीकरण उसका घर पे ही हो जाएगा, परिवार में ही हो जाएगा, तब वो विद्यालय पहुंचेगा। ऐसा होता है कि जन्म होते ही हमने बच्चे को कहाँ पहुंचा दिया, स्कूल पहुंचा दिया, ऐसा नहीं होता है, ठीक है ना। इस प्रकार से सहकर्मी प्राथमिक समाजीकरण एजेंट है और परिवार एक माध्यमिक, परिवार को माध्यमिक कह रहा है, इसी वजह से हमें पता चल रहा है कि गलत है। परिवार और जन मीडिया दोनों द्वितीय, गलत बात है। ये बिल्कुल अभी तक जो हमें सही लग रहा था। एक बात जरूर ध्यान रखेंगे, बहुबुद्धि का सिद्धांत इस बात पर जोर देता है, पहले अब बहुबुद्धि का सिद्धांत तुम्हें पता होना चाहिए, वो किस बात पर जोर देता है, इंटेलिजेंट कोसेट आईक्यू को केवल वस्तुनिष्ठ परीक्षणों द्वारा ही मापा जा सकता है। इसके अलावा एक डोमेन में इंटेलिजेंस अन्य सभी डोमेन में इंटेलिजेंस सुनिश्चित करता है। बुद्धि के अनेक रूप होते हैं, बुद्धि में कोई वैयक्तिक भिन्नता नहीं होती है। बुद्धि के अंतर्गत क्या नहीं होती है, कोई भी वैयक्तिक भिन्नता नहीं होती है। तो बहुबुद्धि का जो सिद्धांत है वो इस बात पर जोर देता है
एक बात ध्यान रखेंगे, हो सकता है कि आपको जो किसी भी क्वेश्चन का आंसर है वो शुरुआत में ही आपको मिल जाए, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि आपको उसका आंसर सभी ऑप्शन देख करके ही करना है। तो देखिए बहुबुद्धि का सिद्धांत जो है, बहुबुद्धि का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था बेटा? हार्वर्ड गार्डनर के द्वारा दिया गया था, जिन्होंने 9 प्रकार की बुद्धि आपकी बताई थी, ठीक है ना। जैसे अलग अलग प्रकार की अंतर्वैयक्तिक बुद्धि, अंतरावैयक्तिक बुद्धि, आंकिक बुद्धि, शाब्दिक बुद्धि, यानी कि जो शब्दों को लेकर के काम करते हैं, ठीक है। इसी प्रकार से आपकी संगीतात्मक बुद्धि, स्थैतिक बुद्धि आप उनके द्वारा बताई गई थी, प्राकृतिक बुद्धि बताई गई थी। तो इस प्रकार से बुद्धि को बांटा गया था। तो अलग अलग प्रकार से बताए थे, और उन्होंने कहा कि अलग अलग प्रकार जो मैंने नाम दिए उस प्रकार के कार्यों को वो उसी प्रकार की बुद्धि से करता है। तो यानी कि ये क्या कहना चाहते हैं? ये कहना चाहते हैं कि जो बुद्धि है उसके अनेक रूप होते हैं। बुद्धि के क्या होते हैं? अनेक रूप होते हैं। बुद्धि में कोई वैयक्तिक भिन्नता नहीं होती, बुद्धि में बिल्कुल वैयक्तिक भिन्नता होती है। तुम्हारी कक्षा के अंतर्गत ही तुम्हारी बुद्धि दूसरे छात्र से अलग है। एक डोमेन में इंटेलिजेंस अन्य सभी डोमेन में इंटेलिजेंस सुनिश्चित करता है? तो बिल्कुल नहीं, ठीक है ना। एक क्या हो जाएगा? सी इसके अंतर्गत, या 3 नंबर आपका आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। लॉरेंस कोहलबर्ग के सिद्धांत के अनुसार किसी कार्य को करना, कुछ करना क्योंकि दूसरे से स्वीकार करते हैं, यानी कि हम दूसरों के, क्योंकि हमें पता है कि समाज में चीज़ें सही हैं, तो हम एक तरीके से समाज के दबाव के हिसाब से, यानी कि जो समाज में चीज़ें चली आ रही हैं हम उनको कर रहे हैं, ठीक है ना। नैतिक विकास का सिद्धांत दिया गया था लॉरेंस कोहलबर्ग के द्वारा, तो वहां से आपसे पूछा गया है। ठीक है ना। लॉरेंस कोहलबर्ग के द्वारा क्या दिया गया था? नैतिक विकास का सिद्धांत दिया गया था। तो एक ऐसी अवस्था जिसके अंतर्गत क्या होता है कि जो हमारे समाज में जो चीज़ें चल रही हैं हम उनके अनुकूल ही व्यवहार करते हैं, तो उसको कहा जाता है परंपरागत काल कहा जाता है। क्योंकि समाज में जैसी चीज़ें चल रही हैं हम उनमें कोई परिवर्तन नहीं चाहते हैं, हम उनके आधार पर ही कार्य कर रहे हैं, तो वो क्या कहलाती है? परंपरागत अवस्था आपकी कहलाती है, कन्वेंशनल एज आपकी, स्टेज आपकी कहलाती है। लेव बायोस्की का सीखने का सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य जो है वो सीखने की प्रक्रिया में किसके महत्व पर जोर देता है? सांस्कृतिक उपकरणों के महत्व पर जोर देता है, श्रेय के पर जोर देता है, प्रेरणा पर जोर देता है, या फिर संतुलन पर जोर देता है? अकॉर्डिंग, ठीक है ना, लेव वाइगोस्की सोशल कल्चरल पर्सपेक्टिव ऑफ लर्निंग एम्फेसाइज इंपोर्टेंस ऑफ इन द लर्निंग प्रोसेस, कल्चरल टूल्स, एट्रीब्यूशन, मोटिवेशन, इक्विलेशन। बताइए सर क्या होगा? ए, बी, सी और डी, क्या होगा? ठीक है ना। तो लेव वाइस्की का सीखने का जो सामाजिक, अरे उसने खुद ही लिख करके दिया है आंसर कि सीखने का जो सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य है, सामाजिक और सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य है, वो सीखने के किसके? सांस्कृतिक जो उपकरण हैं उनके महत्व पर जोर देता है कि सीखने में जो हमारे सांस्कृतिक जो उपकरण हैं वो हमारी मदद करते हैं। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के अपने सिद्धांत में संज्ञानात्मक संरचनाओं को रिक्त स्थान के संदर्भ से समझाया गया है। मनोवैज्ञानिक उपकरणों के आधार पर, उद्दीपन प्रतिक्रिया साचर्य के आधार पर, समीपस्थ विकास का क्षेत्र है, या फिर स्कीमा के आधार पर समझाया गया है। तो जीन पियाजे के जो संज्ञानात्मक विकास है उसके सिद्धांत में संज्ञानात्मक संरचनाएं जो हैं उनको किसके रूप में समझाया गया है? स्कीमा के रूप में समझाया गया है। किसके रूप में? स्कीमा के रूप में। उद्दीपन प्रतिक्रिया साचर्य तो किसके अंतर्गत है? आपके ईएल थायरनडाइक का जो नियम है उसके अंतर्गत आपका होगा, ठीक है ना। तो स्कीमा के रूप में समझाया गया है, और इसका मतलब होता है स्कीमा का एक क्रिया के प्रति दूसरी क्रिया जो है वो समानांतर रूप में चलती रहती है। एक क्रिया जब आप सीखते हैं तो समानांतर रूप में दूसरी क्रिया, दूसरा व्यवहार आप साथ के साथ सीखते रहते हैं, वो क्या कहलाता है? आपका स्कीमा कहलाता है। आगे हम बात करते हैं जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में प्री ऑपरेशन चरण की विशेषता क्या है? अमूर्त सोच का है ये, और विचार में एकाग्रता है, हाइपोथेटिको निगमनात्मक सोच है, वस्तुओं को संरक्षित और क्रमबद्ध करने की क्षमता है, ठीक है ना। वस्तुओं को संरक्षित और क्रमबद्ध करने की योग्यता है, क्या है बताइए? हाँ भाई बताइए क्या है? हाँ जी क्या है सर?
ठीक है। तो जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में प्री ऑपरेशन जो चरण है, इसमें प्री ऑपरेशन चरण के अंतर्गत क्या होता है, बच्चे के जो विचार होते हैं उन विचारों के अंतर्गत क्या आने वाली है, एकाग्रता यहाँ पर आ जाती है। क्या आ जाती है, विचारों के में एकाग्रता आ जाती है। विकास के संदर्भ में कौन सा कथन सही है, ये पूछा गया है। विकास के संदर्भ में अभी हमने बात की थी कि डेवलपमेंट पर आपके वो बात करेगा, तो ये आपका टॉपिक है, ठीक है ना, इस प्रकार से। तो विकास के संदर्भ में कौन सा कथन सही है, सभी संस्कृतियों में विकास की दर समान होती है, विद्यालय में होने वाली सीख से ही विकास होता है, विकास केवल बाल्यकाल में होता है, विकास बहुआयामी होता है। बिल्कुल आसान है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अगर एक एक ऑप्शन आप पढ़ते हैं तो बिल्कुल आराम से हो जाएगा। सभी संस्कृतियों में विकास की दर समान होती है, तो विकास जो होता है हमारा किस पर बात करता है, बात अगर हम की जाए तो विकास जो है हमारा आपका किस पर निर्भर करता है, तो वो वातावरण पर निर्भर करता है और जन्मजात प्रक्रियाओं पर निर्भर करता है। तो जब आपके वातावरण जो है वो अलग अलग होंगे तो अलग अलग संस्कृतियों में विकास की जो हमारी दर है वो विकास की दर भी कैसी होगी, अलग अलग होगी। विद्यालय में होने वाली सीख से ही विकास होता है, नहीं सर, बच्चे माँ के पास सीख रहे हैं, परिवार में सीख रहे हैं, जिस मोहल्ले गली पड़ोस आदि में रह रहे हैं वहाँ पर सीख रहे हैं, तो केवल विद्यालय ही सिखाएगा, ये कोई बात नहीं है। विकास बाल्यकाल में होता है, बिल्कुल नहीं। विकास जन्म से लेकर के और जन्म पूर्व से ही, गर्भ धारण के समय से ही और मृत्यु पर्यंत तक चलने वाली प्रक्रिया है, तो ये बात भी गलत हो गई। विकास बहुआयामी होता है, बिल्कुल, शारीरिक होगा, मानसिक होगा, संवेगात्मक होगा, संज्ञानात्मक होगा, अलग अलग आयाम में क्या होता है, आपका विकास होता है। आगे हम बात करते हैं बच्चों में जन्म से किशोर अवस्था तक का विकास का क्रम क्या है, ठीक है ना। बच्चों में क्या पूछा गया आपसे, जन्म से लेकर के किशोरावस्था तक विकास का क्रम क्या है, तो विकास का क्रम किसके द्वारा दिया गया है, ये जीन पियाजे के सिद्धांत के आधार पर आपसे पूछना चाहता है। तो जीन पियाजे ने सबसे पहले क्या बताया था कि जो बच्चे हैं उनमें बच्चों में विकास जो होता है तो सबसे पहले उसमें क्या आती है, संवेदनाओं के द्वारा वो सीखता है। सेंसरी मोटर स्टेज इसको बोला जाता है, जिसमें वो अपने, ठीक है ना, संवेदनाओं के द्वारा यानी कि चीज़ों को देख करके सुन करके सीखता है। और इसकी अवस्था बताई है 0 से 2 वर्ष आपकी बताई है। ठोस अवस्था कहते हैं, कॉन्क्रीट बाल्यावस्था के अंतर्गत आपकी पाई जाती है। बाल्यावस्था में जो बच्चा होता है वो सामने जो उसके चीज़ें आपको दिखाई दे रही हैं, उसको जो सामने चीज़ें दिखाई दे रही हैं मूर्त रूप में, वो उनके बारे में अपने विचार पैदा करने लगता है। और उसके बाद है आपकी अमूर्त या एब्स्ट्रैक्ट। ये क्या होता है कि जब बच्चा लगभग किशोर अवस्था में होता है तो उसकी बुद्धि का पूरा जो विकास है वो हो चुका होता है और वह आपके अमूर्त या एब्स्ट्रैक्ट चीज़ों पर भी अपने विचार प्रकट करने लगता है। ए इसके अंतर्गत आपका आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ए इसके अंतर्गत आंसर हो जाएगा। क्लियर है, ठीक है। एक एक पॉइंट पर इन पर हम बात करते रहेंगे धीरे धीरे। एक प्रगतिशील कक्षा में व्यक्तिगत विभिन्नताओं को इस प्रकार माना जानी चाहिए। देखिए हर बच्चे का, देखो मनोविज्ञान पढ़ क्यों रहे हो तुम, कोई तो कारण रहा होगा कि हम मनोविज्ञान पढ़ रहे हैं, कोई तो रहा होगा। तो कारण केवल और केवल इसका एक है तुम्हारा मनोविज्ञान पढ़ने का, इसका नाम है शिक्षा मनोविज्ञान, ठीक है ना। तो मनोविज्ञान हम इसलिए पढ़ रहे हैं कि हम जब विद्यालय में जाएंगे तो हमारे पास 1 से लेकर के 12वीं तक के जो बच्चे हैं वो रहेंगे। अब उन 12वीं तक के बच्चों में, ठीक है ना, 1 से लेकर के 12वीं तक हर एज के आधार पर उनके अलग अलग कर्तव्य हैं, उनकी अलग अलग आवश्यकताएं, उनकी अलग अलग एज से ही नहीं सभी चीज़ों के आधार पर उनकी सारी चीज़ें अलग अलग हैं, वो वैयक्तिक रूप से भिन्न हैं। हम बच्चों की उस वैयक्तिक भिन्नता को समझें और उस वैयक्तिक भिन्नता को आधार बनाते हुए हम इस प्रकार से उनको शिक्षण प्रदान करें कि उनका जो शिक्षण है वो अधिक से अधिक प्रभावी हो। तो सीखने की प्रक्रिया में बाधा तो मानना नहीं है, बिल्कुल भी नेगेटिव तो मानना नहीं है, क्योंकि हमें व्यक्तिगत विभिन्नताएं अगर हमें मिल रही हैं तो इसको नेगेटिव तो हमें बिल्कुल नहीं लेना है। शिक्षक की ओर से विफलता बिल्कुल नहीं, ये भी नहीं है, ठीक है ना। क्षमता आधारित समूह बनाने के मानदंड कि केवल हम क्षमता आधारित समूह बनाएंगे, उनको लेबल लगाएंगे कि ये ऐसा ही ऐसा है, तो नहीं। ये शिक्षण अधिगम प्रक्रिया की जो हम योजना बनाएंगे कि हमें इस प्रकार से बच्चों को सिखाना है, तो हम वहाँ पर कर रहे हैं कि ये इस प्रकार से इन बच्चों को सिखाएंगे। तो ये व्यक्तिगत विभिन्नता के आधार पर जो हम उनके लिए शिक्षण अधिगम प्रक्रिया की योजना बना रहे हैं उसके अंतर्गत वो सहायक सिद्ध होगा। समावेशी कक्षा में किस पर जोर दिया जाना चाहिए। इन ए इंक्लूसिव क्लासरूम एम्फेसाइज शुड बी ऑन परफॉर्मेंस ओरिएंटेड गोल्स, अनडिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शंस, ठीक है ना, सेग्रेशंस ऑफ स्टूडेंट्स बेस्ड ऑन देयर सोशल आइडेंटिटी, प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटीज एमिंग एट मैक्सिमाइजिंग पोटेंशियल ऑफ इंडिविजुअल चिल्ड्रन, ठीक है ना। तो ये कहना चाह रहा है कि समावेशी कक्षा में किस पर जोर दिया जाना चाहिए,
तो प्रदर्शन उन्मुख लक्ष्य की केवल हम लक्ष्य की ओर उनको उन्मुख रखें। प्रदर्शन के आधार पर अविवेक निर्देश, छात्रों को उनकी सामाजिक पहचान के आधार पर अलग करना, ये तो बिल्कुल गलत बात लग रही है हमें। ठीक है, व्यक्तिगत बच्चों की क्षमता को अधिकतम करने के उद्देश्य से अवसर प्रदान करना, क्या होगा सर? तो देखिए समावेशी कक्षा किसे कहते हैं? तो समावेशी कक्षा के अंतर्गत हम जो सामान्य बच्चों के साथ साथ जो और अलग प्रकार के विशिष्ट बच्चे हैं उन सभी को उनके साथ रख करके शिक्षा प्रदान करते हैं, जिससे उनको समानता के बराबर के अवसर महसूस हों और मिलें। ठीक है ना, उन्हें सबके समान या बराबर खुद को महसूस करें और उनको वो अवसर मिले, तो इसे समावेशी कक्षा इसको कहा जाता है। तो समावेशी कक्षा के अंतर्गत हमें किस पर जोर देना चाहिए? प्रदर्शन उन्मुख, केवल हम प्रदर्शन के रहें कि भाई देखो तुम नंबर लेके आओगे, तुम्हें 70 नंबर लाने, तुम्हें परसेंटेज बनानी है, केवल ये गोल निर्धारित करेंगे तो ये गलत है। अविभेदित निर्देश नहीं सर, विभेद के आधार पर उनको निर्देश सलाह की आवश्यकता है। उनकी सामाजिक, अरे तुम सामाजिक पहचान के आधार पर छांट रहे हो, तुम इस जाति के हो, तुम इस समाज से आते हो, तुम्हारा धन का वर्ग तबका जो है वो हल्का है बड़ा है, उस आधार पर बच्चों को बांटोगे, तो ये तो सबसे गलत बात हो गई। व्यक्तिगत बच्चों की क्षमता को अधिकतम करने के उद्देश्य से अवसर प्रदान करना। ठीक है, जो व्यक्तिगत जो बच्चे हैं उनकी क्षमता को अधिकतम करने के उद्देश्य से जो उनकी क्षमता है, तो उनके व्यक्तिगत विभेद को समझते हुए उनकी क्षमता को हम बढ़ाएं, आगे उनको मौका करें। विकलांग व्यक्तियों का अधिकार अधिनियम 2016 के अनुसार, ठीक है ना, निम्नलिखित में से कौन सा उपयोग करना है उनके लिए? उन्हें मंदबुद्धि कहना है? नहीं साहब। विकलांग विद्यार्थी कहना है? नहीं सर। अपंग शरीर वाला, ये तो बिल्कुल नहीं कहना, उनको कहना है शारीरिक विकलांगता वाला छात्र। ठीक है ना, उनको क्या बोलता है? प्रोवाइड, ठीक है ना, स्टूडेंट्स विद फिजिकल डिसेबिलिटी उनको कहना है। बहुत अच्छे क्वेश्चन है सर। आगे हम बात करते हैं, क्या लिखा हुआ है कि सीखने में कठिनाइयों का सामना कर रहे छात्रों की जरूरतों को पूरा करने के लिए, जो छात्र सीखने में कठिनाइयां महसूस कर रहे हैं उनकी जरूरतों को पूरा करने के लिए शिक्षक को ऐसा नहीं करना चाहिए। अनेक दृश्य श्रव्य साधनों का उपयोग करें, बताइए। रचनात्मक शैक्षणिक दृष्टिकोण का उपयोग करें, व्यक्तिगत शैक्षिक योजना बनाना, शिक्षा शास्त्र और मूल्यांकन के लिए कठोर संरचनाओं का अभ्यास करें। अब खुद सोचो, तुम्हारे विद्यालय में कुछ बच्चे हैं, यानी कि तुमको ये व्यवहार सिखाया जा रहा है कि तुम प्रधान अध्यापक, तुम शिक्षक, ये बनकर के तुम विद्यालय में जाओगे तो तुम विद्यालयों की, प्रवीण रंजन नमस्कार बेटा, तुम विद्यालय में बच्चों की जो आवश्यकताएं उनको समझोगे या नहीं समझोगे, इस आधार पर समझोगे तो किस प्रकार से उनको समझोगे, इस आधार पर आपसे बात की जा रही है। तो इन ऑर्डर ऑफ एड्रेस द नीड्स ऑफ स्टूडेंट्स हु आर फेसिंग लर्निंग डिफिकल्टीज, ए टीचर शुड नॉट यूज मल्टीपल ऑडियो विजुअल एड्स, यूज कंस्ट्रक्टिव पेडागोजिकल अप्रोचेज, डू इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशनल प्लानिंग, प्रैक्टिस रिजिड स्ट्रक्चर्स फॉर पेडागोजी एंड असेसमेंट। ठीक है, तो बात करते हैं। तो देखिए, तुम्हें लग रहा है कि कुछ बच्चे हैं जो सीखने में क्या कर रहे हैं, कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं, तो उनके छात्रों की जो जरूरत है उनको पूरा करने के लिए एक शिक्षक को क्या नहीं करना चाहिए? छात्रों की जो जरूरत है उनको पूरा करने के लिए एक शिक्षक को क्या नहीं करना चाहिए? तो बेटा देखो, जब तुम अनेक द्रव्य श्रव्य साधनों का उपयोग किया जाएगा तो ये क्या है? ये तो शिक्षण सहायक सामग्रियां हैं। दृश्य श्रव्य सामग्रियां तो शिक्षण सहायक सामग्रियां, जैसे कि दृश्य श्रव्य मतलब तुमने उनको कोई डॉक्यूमेंट्री दिखा दी, तुम्हें कोई उनको मान के चलिए किसी जगह का अध्ययन कराना है, ठीक है, कोई तुम्हें ऐतिहासिक चीज का वर्णन करा रहे हो, ऐसे बोर्ड पे वो ऐतिहासिक जगह ही आपने उनको दिखा दी कि भाई देखो ये ऐतिहासिक जगह ही आपने उनको बता दी, तो बिल्कुल उससे क्या होगा, उनका अधिगम बढ़ेगा। कोई नृत्य तुम सिखा रहे हो कि भाई देखिए कालबेलिया नृत्य है, फलानी जगह पे होता है, तो तुमने क्या किया, वो कालबेलिया नृत्य करते हुए लोग ही वहां पर दिखा दिए। इस प्रकार से रचनात्मक शैक्षिक दृष्टिकोण का उपयोग करें, कंस्ट्रक्टिव आप कर सकते हो तो बिल्कुल करें, क्रिएटिव। व्यक्तिगत शैक्षिक योग्यता बनाएं, प्रत्येक बच्चे के हिसाब से योग्यता के आधार पर योजना भी बनानी है आपको कि भाई इस बच्चे को इन चीज़ों की जरूरत है तो वो हम उन्हें प्रदान करें। शिक्षा शास्त्र और मूल्यांकन के लिए कठोर संरचनाओं का अभ्यास करें। वो पहले से ही दिक्कत महसूस कर रहे हैं, तुम उनको और कठोर दे करके पढ़ाई छुड़वा दो साहब, है ना, कि भाई तुम पढ़ाई छोड़ दो, तो क्या हो जाएगा आपका व्यक्तिगत। तो 30 के अंतर्गत हमें क्या लग रहा है, गलत आंसर लग रहा है। अगला क्वेश्चन है, रचनात्मकता की प्राथमिकता पहचान होती है। रचनात्मकता की प्राथमिक पहचान क्या होती है? कम समझ होती है, विभिन्न सोच होती है, अति सक्रियता होती है, असावधानी होती है। क्या होती है सर? हाँ भाई बताइए बेटा।
हाँ जी बताइए सर। ठीक है, तो बात करते हैं इसके अंतर्गत रचनात्मकता की प्राथमिक पहचान। के रचनात्मकता जानते हो क्या, कि कुछ बच्चे कैसे होते हैं, क्रिएटिव होते हैं। रचनात्मकता का मतलब जानते हो, कुछ बच्चे क्रिएटिव होते हैं। क्रिएटिव तुमने देखे होंगे कि क्रिएटिव का मतलब होता है कोई तुम मौलिक कार्य करो। मौलिक का मतलब है तुम कोई नवीन नया तुम कार्य करके दिखा दो, उसको क्रिएटिविटी बोलते हैं, है ना, क्रिएटिविटी बोलते हैं। जैसे कि तुमने कुछ नया यंत्र बना करके दिखा दिया, कोई नई चीज़, कोई पेंटिंग अच्छी सी कर दी, ये सब रचनात्मकता के कारण है। ठीक है ना, तो रचनात्मकता जब बच्चे में होगी तो ऐसा हो सकता है कि वो बच्चा कम समझदार हो, ऐसा तो बिल्कुल नहीं होगा। असावधानी हो ना, अति सक्रियता ना, विभिन्न सोच होंगी, अलग अलग सोच रखेगा तभी तो उसमें मौलिकता आएगी, तभी तो उसमें क्रिएटिविटी आएगी कि ये काम कर लें, वो काम हम कर लें। विभिन्न पृष्ठभूमियों के शिक्षार्थियों को संबोधित करने के लिए एक शिक्षक को यह कहना चाहिए, विभिन्न पृष्ठभूमियों के विद्यार्थियों को संबोधित करने के लिए, मतलब अलग अलग पृष्ठभूमि से बच्चे आए हैं, अलग अलग जातियों के बच्चे हैं, अलग अलग समाज के बच्चे हैं, अलग अलग धर्म के बच्चे हैं, अलग अलग आयु के बच्चे हैं, ठीक है ना, अलग अलग धन के आधार पर जो उनका वर्ग है वो वर्गीकरण अलग अलग है। तो विभिन्न पृष्ठभूमियों के शिक्षार्थी हैं, मतलब बैकग्राउंड, पृष्ठभूमि का मतलब बैकग्राउंड। तो विभिन्न पृष्ठभूमियों के विद्यार्थी हैं, उनको संबोधित करने के लिए शिक्षक को चाहिए कि विविधता से जुड़े पहलुओं पर बात करने से बचे, विविध सेटिंग्स से उदाहरण बनाए, सभी के लिए मानकीकृत मूल्यांकन का उपयोग करे, ऐसे कथनों का उपयोग करे जो नकारात्मक रूढ़िवादिता को मजबूत करते हैं। तो इनमें से एक दो ऑप्शन तो ऐसे दिखेंगे कि तुम्हारे सीधे की सीधे कट जाएंगे। तुम क्या चाहते हो कि इतने सारे स्टूडेंट्स बैठे हैं जो अलग अलग तबके से, अलग अलग स्थान से आए हैं, तो तुम चाहते हो कि उनके लिए नकारात्मक रूढ़िवादिता को मजबूत करना। तो तुमने कहा सर बिल्कुल नहीं हो ऐसा। तो सभी के लिए मानकीकृत मूल्यांकन का उपयोग किया जाए, बिल्कुल नहीं किया जाए। ठीक है, विविधता से जुड़े पहलुओं पर बात करने से बचें, अरे करनी पड़ेगी, ठीक है ना, उनके उत्थान के लिए, उसके लिए विविध सेटिंग से उदाहरण बनाएं, बिल्कुल 20 के अंतर्गत आपका आंसर होगा। विविधता के आधार पर हम काम करेंगे, विविध सेटिंग से यहाँ पर हम उदाहरण बनाएंगे। समस्या समाधान क्षमताओं को सुगम बनाया जा सकता है। समस्या समाधान, प्रॉब्लम सॉल्विंग जो है, ठीक है ना, उसको सुगम कैसे बनाया जा सकता है, कि समस्या समाधान जो तुम्हारी क्षमता है जिनमें तुम क्या करते हैं, समस्याओं का समाधान करते हैं, तो उनसे कैसे सुगम बनाया जा सकता है। अभ्यास और अभ्यास पर ध्यान देना, समस्याओं के समाधान की निश्चित प्रक्रिया को प्रोत्साहित करना, उपमाओं के उपयोग को प्रोत्साहित करना, छात्रों में डर पैदा करना। तो मैं बच्चों में समस्या समाधान के, उनके जीवन में जब कोई वो समस्या आएगी तो वो क्या करेंगे, उसको आराम से उससे निपट लेंगे, आराम से उससे निपट लेंगे। मतलब तुम एक बात सोचो, तुम अपने घर में रहे हो, कभी भी तुम घर से बाहर नहीं निकले, तुमने कोई समस्या ही फेस नहीं की, तो तुम ऐसे बच्चे हो जो 25 वर्ष की आयु तक अपने घर पे रहे हो, ठीक है ना। तुम्हारे घर की फीस भी, मतलब तुम्हारी स्कूल की फीस है वो पिताजी भरने चले गए, कॉलेज की फीस किसी ने एडमिशन करवा दिया, इस प्रकार से तुमने कोई जीवन में समस्या फेस नहीं की, खाने पीने सब की व्यवस्था है। वहीं किसी एक बच्चे को उनके घर वालों के द्वारा बाहर भेजा गया, कहीं हॉस्टल में भेजा गया, या फिर वो खुद उसने सोचा कि भाई मैं ये करूँगा, ये पढ़ूंगा, तो इस प्रकार से तो उसके जीवन में जो बाहर रहा बच्चा, वो क्या है कि उसके साथ उसके माता पिता, घर वाले कोई नहीं था, तो उसके जीवन में जो समस्याएं आई वो उसने खुद फेस की, उन समस्याओं का समाधान उसने खुद ने किया। तो कैसे सुगम बनाया जा सकता है, तो समस्या समाधान क्षमताओं को सुगम कैसे बनाया जा सकता है, कि आप बच्चों के सामने उनकी उम्र के हिसाब से, उनकी व्यक्तिगत विभिन्नताओं के आधार पर जो समस्याएं हैं, उन समस्याओं को तुम रखो और उन समस्याओं के आधार पर वो अभ्यास और अभ्यास पर ध्यान दें, ज़्यादा से ज़्यादा समस्याओं का अभ्यास करवाओ, जिससे उनका काम होगा। अगला क्वेश्चन है, सीखने की प्रेरणा को कायम रखा जा सकता है, कि तुम सीखने के लिए प्रेरित हो। जैसे कि आज तुम पढ़ रहे हो, हाँ जी, जैसे कि आज तुम पढ़ रहे हो लेकिन अध्ययन कर रहे हो, सीख रहे हो चीज़ों को, लेकिन ये जो तुम्हारा सीखना है ये तुम्हारा हमेशा जारी रहे और बेहतर तुम सीखो। इसके लिए इस प्रेरणा को कायम किससे रखा जा सकता है, कि हम बालकों को दंड दे दें, दंड देकर कायम रखा जा सकता है। निपुणता उन्मुख लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करना, बच्चों को बहुत आसान कार्य देना, रटकर याद करने पर ध्यान देना। अभी तुमको कुछ चीज़ें बताई थी, उनके आधार पर इस क्वेश्चन का आंसर बड़े आराम से निकल जाएगा, कि मोटिवेशन टू लर्न कैन बी सस्टेन्ड बाई पनिशिंग द चाइल्ड, ठीक है, फोकसिंग ऑन mastery oriented goals, giving very easy task to children, focusing on rote memorization। तो एक बात ध्यान रखेंगे,
बालकों को दंड देना, ये तो कहीं भी उपाय नहीं। अगर कोई ये भी कहे ना कि बालक विद्यालय में पढ़ने के लिए दिन प्रतिदिन नहीं आ रहा है, तो अभी दंड तो तुम बिल्कुल जब भी नहीं दोगे। तो ये तो नेगेटिव पॉइंट होगा हमेशा। बालकों को रटने के लिए बोलना हमेशा नेगेटिव पॉइंट होगा, ध्यान रख लेना। कि तुम कहो कि सब बालक रट ले, वो कर लेना, बालकों को रटने के लिए बोलना हमेशा नेगेटिव पॉइंट रहेगा। बच्चों को बहुत आसान कार्य देना, नहीं साहब, मान के चलिए आप किसी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, परीक्षा में गणित आने वाला है, और मैं आपसे हमेशा सवाल यही पूछ रहा हूँ 3 गुणा 5 कितने होते हैं। आपकी परीक्षा में आने वाला है साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक है ना, ज्यामिति, ये आपके आने वाले हैं। और मैं आपको क्वेश्चन पूछता हूँ कभी भी, कैसे पूछता हूँ, बताएं की परिभाषा, गुणा करके बताओ, भाग करके बताओ, तो इससे आपको कोई भी फायदा नहीं होने वाला है। तो ये भी आपका थोड़ा नेगेटिव पॉइंट में गया। निपुणता उन्मुख लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करना, कि तुम्हारे जीवन में तुम निपुण हो उस चीज़ के लिए। निपुण का मतलब उस काम में अपने में मास्टर बन जाओ उस काम में। तो मुझे ऐसा करना है कि जो भी तुम सीख रहे हो, जो भी कर रहे हो, कि उस काम में मास्टर बनो, मतलब उसको और अच्छे से करना सीखो। तो निपुणता उन्मुख लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करवाना है आपका। शर्म करो, संज्ञान से कोई संबंध नहीं है इसका, इस बात का। अनुभूति पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है इस ऐसा बोलने से। बच्चों को सीखने के लिए प्रेरित करने में बहुत प्रभावी है। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में बार बार उत्पन्न होना चाहिए। शर्म करो, तुम विद्यार्थियों को बार बार ये कहते हैं, अरे शर्म करो, तुमसे ये नहीं पढ़ा जा रहा है, शर्म करो, तुमसे ये भी काम नहीं हो रहा है, शर्म करो, तुम्हें 5 का पढ़ा भी याद नहीं है। तो ये बिल्कुल नेगेटिव पॉइंट है। डांटना, फटकारना, ऐसी चीज़ें, तो ये बार बार उत्पन्न होना चाहिए। जब ये नेगेटिव है तो ये बार बार क्यों करना है हमें, बिल्कुल नहीं करना है। संज्ञान से कोई संबंध नहीं है, ठीक है। अनुभूति पर नकारात्मक प्रभाव डालता पड़ सकता है, तो बिल्कुल सर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है, ठीक है ना। हाँ बिल्कुल, यही सही है साहब। इससे क्या हो सकता है, उनकी अनुभूति पर जो है नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। सीखने के लिए प्रेरित नहीं करेगा, हो सकता है उनमें हीन भावना आ जाए, बोलता डरने लग जाए कि यार तुझसे नहीं होगा कुछ भी। मास्टर साहब जो हैं, गुरुजी जो है, वो तो रोज ही तुझसे कहते हैं भाई तुझसे ना हो पाएगा, तुम ऐसे नहीं बोल देते, शर्म करो, तुमसे ये नहीं पड़ा गया। तो उसमें हीन भावना भी आ सकती है बच्चे के अंतर्गत कि यार तुझसे तो होगा ही नहीं, गुरुजी भी तो कहते हैं कि तुझसे तो होता ही नहीं है, तो तुझसे आगे होगा भी नहीं। तो हो सकता है उसकी बुद्धि में ये बैठ जाए कि फिर भाई तुमसे तो ये काम होगा ही नहीं, तो इसलिए ये कहना बिल्कुल गलत है। तो 20 के अंतर्गत आपका आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण अधिगम का सबसे प्रभावी तरीका है। बच्चों को शिक्षण अधिगम, लर्निंग जो है वो सबसे बढ़िया, सबसे बेस्ट हो, तो तुम्हारे हिसाब से कौन सा तरीका है। सामग्री को रटा दें हम उनको, रट लो भाई। अवधारणाओं के बीच संबंधों की हम खोज करें, जो अवधारणाएं दी गई हैं इसमें क्या संबंध हो सकता है, इसमें क्या संबंध हो सकता है, ठीक है ना। जैसे कि एक अवधारणा है कि भाई किसी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, ठीक है, या फिर कोणों की जो माप है वो भुजाओं पर किस प्रकार से डिपेंड करती है, ये अवधारणा है हमारी। अब इन अवधारणाओं को बीच में संबंध कैसे बनाया जा सकता है। हम किसी चीज का विश्लेषण किए बिना अवलोकन करें, अनुकरण एवं दोहराव करें, तो कौन सी शिक्षण अधिगम का सबसे प्रभावी तरीका है, ये आपको बताना है। शिक्षण अधिगम का कौन सा सबसे प्रभावी तरीका इसके अंतर्गत है। हाँ भाई, तो देखो अभी जैसे बताया था, तो सामग्री को रटना, तो ये तो बिल्कुल नेगेटिव हो गया भाई तुम्हारा, कि तुम सामग्री को रटो। रटना बोलना तो बिल्कुल गलत है। अनुकरण एवं दोहराव, ठीक है ना, अनुकरण एवं विश्लेषण के बिना अवलोकन। तुम गए, तुम्हारे सामने कोई समस्या थी, तुमने उस समस्या का विश्लेषण ही नहीं किया, तुमने उस समस्या का अवलोकन ही नहीं किया, ये तो गलत बात है। अनुकरण एवं दोहराव, अनुकरण एवं दोहराव ठीक हो सकता है। अब पहले बी ऑप्शन पे चलते हैं। अवधारणाओं के बीच संबंधों की खोज, ये ज़्यादा बढ़िया है कि तुम्हारे सामने उनकी अलग अलग अवधारणाएं। ह्यूरिस्टिक विधि, खोज विधि तो हमेशा ही वैसे बढ़िया होती है, तो तुम वो अलग अलग कर रहे हैं, खुद अपना विचार करेंगे, तर्क करेंगे, चीज़ें वो देखेंगे कि यार ये सही है तो सही क्यों है, गलत क्यों है, ठीक है, उन पर से गलतियाँ होंगी, उन गलतियों को फिर खुद ठीक करेंगे, वो प्रॉब्लम सीकिंग, ठीक है ना। हाँ भाई, प्रॉब्लम सॉल्विंग जो मेथड्स हैं वो उनको भी क्या कर सकते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड भी सीखेंगे। तो अवधारणाओं के बीच जो संबंधों की खोज है, ये उनमें जो विकास है वो ज़्यादा बढ़िया और बेहतर करने वाला है। एक शिक्षक को किसी दिए गए कार्य में छात्रों द्वारा की गई विभिन्न त्रुटियों का विश्लेषण करना चाहिए। एक शिक्षक को क्या करना चाहिए कि किसी विद्यार्थी ने, ठीक है ना, स्टोरी नहीं साहब, स्टोरी नहीं, केवल जो आप कमेंट लिख रहे हैं अगर उनके लिए बोल रहे हैं तो हाँ। तो एक शिक्षक को किसी दिए गए कार्य में छात्रों को क्या करना है, द्वारा दी गई विभिन्न त्रुटियों का विश्लेषण करना चाहिए।
त्रुटियों का क्या करना चाहिए, विश्लेषण करना चाहिए। वह अपने अनुसार सजा की डिग्री तय कर सकती है। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में त्रुटियों की समझ सार्थक होती है। वह उन लोगों को अलग अलग कर सकती है जिन्होंने दूसरों की तुलना में अधिक गलतियां की हैं। सीखना पूरी तरीके से त्रुटियों के सुधार पर आधारित है। ठीक है ना, हाँ भाई बताइए जल्दी से। तो एक शिक्षक को दिए गए कार्य में छात्रों द्वारा जो विभिन्न त्रुटि की गई हैं, एक बात समझना इस बात को, त्रुटियां बहुत जरूरी हैं पकड़ना जरूरी का मतलब तो ये हो गया कि गुरुजी इसका मतलब तो ये हुआ कि हम किसी बच्चे को 50 में से जैसे 30 नंबर आए हमने समझ ली त्रुटि। नहीं सर, त्रुटि का मतलब इतना नहीं है। त्रुटि का मतलब ये है कि किसी विद्यार्थी ने 50 में से 30 नंबर प्राप्त किए हैं, अब उसके जो 20 नंबर कटे हैं या 20 नंबर जो वो प्राप्त नहीं कर पाया है, अब मैं उस त्रुटि का अध्ययन करूंगा। कैसे अध्ययन करूंगा कि मैंने देखा कि यार इसको ये जो गलत हुए हैं ये किन टॉपिक से हुए हैं, टॉपिक से किन से हुए हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि इनको पर्टिकुलर किसी टॉपिक में दिक्कत हो। मुझे पता है, मान के चलिए मैं उनको मैथ पढ़ाता था, उनकी 15 यूनिट हैं और वह 15 यूनिट में से इन 6 यूनिट के क्वेश्चन जो हैं इनमें उसे दिक्कत हो रही है। फिर मैंने देखा कि यार ये जो क्वेश्चन थे ये थोड़े फैक्चुअल थे, या ये क्वेश्चन जो इसने गलत किए हैं ये अवधारणात्मक किए थे, यानी कि जो थोड़े से अवधारणाओं के आधार पर थे वो गलत किए हैं। तो इस प्रकार से जब मैं उसकी त्रुटि का अध्ययन करूंगा तो त्रुटि के अध्ययन करने से क्या होगा, ठीक है ना, त्रुटियों का जब अध्ययन करूंगा तो मुझे उन्हें आगे पढ़ाने में, समझाने में कि भाई इस बच्चे को अवधारणा में दिक्कत आती है तो मुझे इसको अवधारणा अच्छे से समझानी है या वो चीज़ अच्छे से समझानी है, तो उनको ऐसे पढ़ाने में मुझे क्या मिलेगी, सहायता मिलेगी। ठीक है ना, तो 20 के अंतर्गत आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, तो सजा की डिग्री के भाई कितनी सजा देनी है, तो ये बिल्कुल गलत बात है। वह उन लोगों को अलग कर सकती है जिन्होंने दूसरों की तुलना में अधिक गलतियाँ की है, कर सकती है, पर हमें करना थोड़ी है, इससे ये उद्देश्य थोड़ी है हमारा। सीखना पूरी तरह से त्रुटियों के सुधार पर आधारित है, पूरी तरीके से त्रुटियों के सुधार पर नहीं कर सकते हैं, सुधार पर आधारित है पर केवल इसी पे डिपेंड हो ऐसा नहीं होगा। आगे आ जाइए, अगला क्वेश्चन है बच्चों के लिए कब सीखना कठिन हो जाता है। बच्चों के लिए कब सीखना कठिन हो जाता है, उनके लिए सीखना कठिन कब होता है ये आपको बताना है सर। तो बच्चों को सीखना जब कठिन लगता है, जानकारी अलग अलग टुकड़ों में प्रस्तुत की जाती है, वे आंतरिक रूप से प्रेरित होते हैं, सीखना सामाजिक रूप से प्रासंगिक है, सामग्री को कई तरीकों से दर्शाया जा सकता है। तो यहाँ पर ध्यान देंगे कि इट इज डिफिकल्ट फॉर चिल्ड्रन टू लर्न व्हेन इंफॉर्मेशन इज प्रेजेंटेड इन डिसकनेक्टेड चंक्स, दे आर, ठीक है ना, इनिशियली मोटिवेटेड, लर्निंग इज सोशियली कॉन्टेक्चुअलाइज्ड, कंटेंट इज रिप्रेजेंटेड थ्रू मल्टीपल वेज। क्या होगा सर, बच्चों के लिए कब सीखना कठिन होता है। तो देखिए बच्चों के लिए सीखना कब कठिन होगा, अगर वे तुम अंदर से प्रेरित हो कि भाई मुझे अपनी बार ये शिक्षक बनना है, तो जो भी अध्ययन होगा, जो भी पढ़ाई होगी वो मैं करूंगा, तुम अंदर से मोटिवेटेड हो, तो फिर ये सीखने में कठिनाई क्या करेगा, तुम उस मोटिवेशन के चक्कर में रात में भी पढ़ रहे हो, दिन में भी पढ़ रहे हो, कहीं अपना वक्त जाया नहीं कर रहे हो, तो ये तो सीखने में मदद करेगा। समीक्षा मिश्रा नमस्कार जी। सीखना सामाजिक रूप से प्रासंगिक है, बिल्कुल। सामग्री को कई तरीकों से दर्शाया जा सकता है, बिल्कुल, विविध विविध प्रकार से दर्शा करके आप उन चीज़ों को सीख सकते हैं। ठीक है, जानकारी अलग अलग टुकड़ों में प्रस्तुत की जाती है। जब किसी जानकारी को मैं तुम्हें खंडों में विभाजित कर दूं, वो संबद्ध आपस में है या नहीं है, तो तुम्हें उसमें क्या होगी, दिक्कत पैदा होगी। यानी कि यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो तुम क्वेश्चंस को के जो ऑप्शंस हैं उनको वेटेज देकर भी आप अपने जो एक आंसर को सही कर सकते हो कि भाई ये प्रभावी लग रहा है मुझे उत्तर, ये आंसर जो है मुझे थोड़ा कमजोर प्रतीत हो रहा है, उस आधार पर भी आप चर्चा कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है सीखने की सर्वोत्तम अवस्था क्या है। कौन सी अवस्था में तुम्हें लग रहा है कि सर इस समय तो हम सबसे ज़्यादा सीख जाएंगे। सीखने की सर्वोत्तम अवस्था कौन सी है, उच्च उत्तेजना उच्च भय, कम उत्तेजना अधिक भय, मध्यम उत्तेजना कोई भी डर नहीं, और कोई उत्तेजना नहीं कोई डर नहीं। क्या होगा सर, ठीक है। तो सीखने की सर्वोत्तम अवस्था क्या हो सकती है, तो सीखने की सर्वोत्तम अवस्था आपकी क्या हो सकती है ये आपको बताना है। ठीक है ना, ए बी सी और डी। बेस्ट स्टेट ऑफ लर्निंग इज हाई अराउजल हाई फियर, लो अराउजल हाई फियर, मॉडरेट अराउजल नो फियर, नो अराउजल नो फियर। ठीक है ना, तो बताइए सर सीखने की सर्वोत्तम अवस्था जो है वो कौन सी हो सकती है। समीक्षा शर्मा बताइए सर क्या होगा।
ठीक है। तो बात करते हैं। तो देखिए, जब सीखने की उत्तेजना क्या होगी सर, उच्च उत्तेजना होगी, और तो ठीक, पर उच्च भय नहीं होना चाहिए, कम उत्तेजना भी नहीं होनी चाहिए, अधिक भय, भय वाले हटाई दो, कोई डर नहीं, कोई उत्तेजना नहीं, नहीं सर, थोड़ी बहुत उत्तेजना हो उसमें, और फिर किसी भी प्रकार का डर ना हो, तो उसका जो सीखना है वो अच्छा आपका हो जाएगा। सीखने का रचनात्मक दृष्टिकोण बताता है कि बच्चे अपने ज्ञान का रिक्त स्थान निर्माण करते हैं, इसमें कोई भी भूमिका नहीं है, के लिए पूरी तरह से वयस्कों पर निर्भर है, कि जी अपने ज्ञान के निर्माण के लिए वयस्कों पर ही निर्भर है। सक्रिय भूमिका निभाने से निर्माण होगा ज्ञान का, या पूरी तरह से पाठ्य पुस्तकों पर ही निर्भर है, ये आपको बताना है। तो हैव नो रोल टू प्ले इन, आर सोलिली डिपेंडेंट ऑन एडल्ट्स फॉर प्ले एन एक्टिव रोल इन, आर सोलिली डिपेंडेंट ऑन द टेक्स्ट बुक्स इन, ठीक है ना। तो ये जो आपके प्रधान शिक्षक, हेड टीचर, हेड मास्टर की जो आपकी जो मनोविज्ञान यानी कि जो पहला वाला जो आपका पार्ट है, टीचिंग एप्टीट्यूड और साइकोलॉजी, उसकी आपकी श्रृंखला थी। आज हमने इसके अंतर्गत बात करी कि किस प्रकार से प्रश्न जो है खुशबू जायसवाल, ठीक है ना, कि पूछे आपसे जाएंगे, ठीक है ना, उससे आपको आइडिया लगा होगा। ये श्रृंखला बेटा ध्यान रखेंगे, ये मंडे टू फ्राइडे आपकी श्रृंखला प्रतिदिन 2 बजे रहेगी। कितने बजे? 2 बजे रहेगी, जिसमें से मंडे, ठीक है ना, ट्यूसडे, वेडनेसडे, ठीक है ना, थर्सडे और फ्राइडे। तो ये 3 दिन आपके साथ मैं जुड़ूंगा, क्योंकि इसमें मनोविज्ञान वाला पार्ट जो है वो ज़्यादा है, और इन 2 दिन जो है आपके सर आपके साथ जुड़ेंगे, ठीक है ना, अपने टीचिंग एप्टीट्यूड के लिए, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखेंगे, 2 बजे प्रतिदिन ये आपकी श्रृंखला रहेगी। तो ये है श्रृंखला का अंतिम क्वेश्चन, तो ये आप क्या करेंगे, होमवर्क में आप रख देंगे।